CH-61 पंचपाश की कैद और कुछ समय के लिए बेहोश हो गए। जब थोड़ी देर तीनों में से किसी ने कोई भी हरकत नहीं की तब दंतक और पशुपति, जो पहले अदृश्य थे, वो अपने वास्तविक रूप में आ गए और उन्हें देखने लगे। थकान और चोट के कारण तीनों बेहोश थे। उन्हें बेहोश देखकर पशुपति को लगा कि वो तीनों मर चुके हैं और उसी की तसल्ली के लिए वो दोनों उन्हें देखने चले गए। जब उन्हें ये तसल्ली हो गई कि वो मर चुके हैं तो पशुपति पागलों की तरह वहीं नाचने लगा और भागता हुए गुफा के अंदर चला गया। दंतक ने भी कुछ देर प्रतीक्षा की, लेकिन जब उन लोगों में कोई हलचल नहीं हुई तो उसने भी उन्हें मारा हुआ समझकर वहां से चला गया। जब वो दोनों वहां से चले गए तब राजपुरोहित ने अपनी आंखें खोली और चुपचाप राणा जी और बल्लभ जी को उठाकर गुफा से थोड़ी दूर ले जाकर एक सुरक्षा कवच से उन्हें बांध दिया। चोट के कारण वो दोनों बेहोश थे, लेकिन राजपुरोहित जी नहीं। सुरक्षा कवच लगाने के बाद राजपुरोहित जी एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। वो मंत्र का उच्चारण बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे। तभी वहां पर एक तेज रोशनी दिखाई देने लगी, जिसे देखकर राजपुरोहित प्रसन्न हो गए और उस रोशनी को प्रणाम करते हुए कहा, हे दिव्य किरण, कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। क्या जो मैं सोच रहा हूँ ये वही था? ये कहकर राजपुरोहित जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में उनकी आंखें खुद व खुद खुल गई। इस समय राजपुरोहित की आंखें लाल हो चुकी थी और उन आंखों में एक डर था। तभी उन्होंने कुछ सोचा और अपनी मुट्ठी बंद करके गुफा में घुस गए। रात हो चुकी थी और अमावस्या शुरू हो गया था। राजपुरोहित के पास अब बिल्कुल भी समय नहीं रह गया था। वो बेबाक भीतर चले गए और एक बड़े से पत्थर के पीछे छिपकर अघोरा और पशुपति को देखने लगे और सही समय की राह देखने लगे। वहीं पशुपति अघोरा से कहता है, मित्र, आखिर वो दंतक था कौन और तुमने उसे क्यों बुलाया था? बाज बहादुर और उसके लोगों को तो मैं भी रोक सकता था। इस पर अघोरा ने गंभीर होकर कहा, सही समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब चुप हो जाओ और मुझे साधना करने दो। ये सब सुनकर राजपुरोहित की आंखें चमक गई और वो सोचने लगा कि आखिर ये दंतक इसके पास कैसे हो सकता है। राजपुरोहित यही सब सोच रहे थे, तभी अघोरा के हवन कुंड में एक जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि गुफा से बाहर जंगलों में भी कई मील तक सुनाई दे रही थी। इस विस्फोट के साथ ही एक अजीब सी आवाज भी कुंड से निकल रही थी। वो आवाज इतनी तेज और बेसुरी थी, अचेत मनुष्य के कानों से भी खून निकलने लगे। इस आवाज को सुनकर राजपुरोहित ने अपने कान बंद कर लिए। राणा जी और बल्लभ जी अभी भी बेहोश थे, लेकिन इस बेसुरी आवाज के कारण उनमें भी चेतना का प्रवाह हो गया और वो उठ गए। होश में आते ही उन लोगों ने अपने अपने कान बंद कर लिए थे, लेकिन फिर भी इस अभद्र और अप्रिय ध्वनि के कारण उन दोनों के कान और नाक से खून बहने लगा, जिसकी वजह से वो दोनों का संतुलन बिगड़ गया और गिरने के कारण उन्हें और अधिक गंभीर चोट आए। इधर गुफा के अंदर ध्वनि के कारण राजपुरोहित का ध्यान हवन कुंड की तरफ गया। राजपुरोहित ने देखा कि अघोरा ने नरबलि से पहले एक बकरे को बलि दी थी, जिसका सीधा सा अर्थ था कि वो आसपास के सभी काली शक्तियों को आमंत्रण भेजा था, जिसके साथ वो और अधिक ताकतवर हो सके। तभी पशुपति ने भी अपने कानों को बंद करते हुए ही अघोरा से पूछा, ये कैसी आवाज थी? अघोरा चतुर मुस्कान के साथ बोला, आमंत्रण की। ये सुनकर पशुपति अचंभे के साथ बोला, अर्थात? इस पर अघोरा ने कहा, मैंने आसपास के सभी मुक्त बुरी शक्ति को यहाँ मेरी जीत की साक्षी बनने को बुलाया है, और जैसे ही ये सारी शक्तियां यहाँ आएंगी मैं उन सबको अपना गुलाम बना लूंगा और बन जाऊंगा सबसे शक्तिशाली। इतना कहकर अघोरा हंसने लगा। अघोरा के आमंत्रण के कारण कुछ ही देर में वहां पर काली शक्तियों का जमावड़ा लगने वाला था, और अगर ये हो जाता तो राजपुरोहित कभी भी अघोरा को नहीं मार पाते। इसलिए राजपुरोहित ने अब आमने सामने के युद्ध का निर्णय लिया। तभी एक काले साये ने बाज बहादुर और बल्लभ जी को बंदी बनाकर ले आया और अघोरा से कहा, स्वामी, ये दोनों गुफा के बाहर अचेत पड़े थे, इसलिए मैंने इन्हें पकड़ लिया और आपकी सेवा में ले आया। अघोरा बाज बहादुर को देखकर बहुत खुश हुआ और पशुपति से कहा, देखो पशुपति, देखो आज मेरे शैतान प्रभु मुझ पर कितना प्रसन्न है। मेरे सारे शत्रु को यहाँ लेकर आए ताकि मैं एक ही बार में सभी का अंत कर सकूं, लेकिन इस तिकड़ी में तीसरा कहाँ है? अघोरा अभी आगे कुछ कहता उससे पहले ही कुछ दूसरे साये ने राजपुरोहित को भी पकड़ लिया और उससे भी अघोरा और पशुपति के सामने ले आए। अघोरा कुछ कहे उससे पहले ही वहां का वातावरण बदलने लगा। अचानक से वहां पर ठंड बढ़ने लगी, जो इस बात का सूचक था कि आसपास की शैतानी शक्तियां यहाँ आना शुरू हो चुकी है। राजपुरोहित ने यह भाप लिया कि अब की गई किसी भी तरह की देरी उन तीनों की जान पर भारी पड़ सकती है। संभावनाओं को भांपते हुए राजपुरोहित ने सबसे पहले खुद को मुक्त कराया और अपना वास्तविक रूप लिया। वास्तविक रूप में आते ही उन्होंने अपना कद बढ़ाया और एक ही झटके में राणा जी और बल्लभ जी को भी मुक्त करा लिया। बाज बहादुर और बल्लभ जी राजपुरोहित को ऐसा देखकर दंग रह गए, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि उनके राजपुरोहित के पास ऐसी भी कोई शक्ति है। वो दोनों आश्चर्य से राजपुरोहित को ही देख रहे थे। तभी राजपुरोहित ने बिना देर किए मंत्र पढ़ने लगे और भगवान विष्णु के सेवक CH-62 सत्य क्या है? नागों के राजा भगवान शेषनाग का आवाह कर अघोरा और पशुपति को पंचपाश में बांध दिया। पंचपाश में बंधने के कारण अघोरा की शक्ति का रिदम टूट गया, जिसके कारण वहां का बदलता वातावरण फिर से सामान्य हो गया। अघोरा जी तोड़ कोशिश कर रहा था उससे निकलने की, लेकिन पंचपाश की शक्ति के आगे उसकी शक्ति व्यर्थ थी। अघोरा के साथ साथ पशुपति भी बेबस था, क्योंकि उसकी शक्ति का स्रोत ही अघोरा था, जो इस समय राजपुरोहित का बंदी था। गुफा की परिस्थिति नियंत्रित होते ही राजपुरोहित जी ने दोनों बच्चों को भूमि से उठाया और सबको लेकर नगर वापस आ गए। नगर में आते ही राजपुरोहित ने सबसे पहले राणा जी और बल्लभ जी का उपचार किया और बच्चों को दूध पिलाया।
सभी को सुरक्षित करने के बाद राजपुरोहित जी नगर में उन सभी स्थानों पर गए जहां पर लोग अभी भी जीवित थे और चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां जाकर उन्हें सबको सुरक्षा का आश्वासन दिया और सबको लेकर महल चले गए और नगर के नव निर्माण के लिए सबको उत्साहित किया। महिलाओं को नगर के बच्चों की देखभाल और भोजन बनाने का कार्य दिया गया और पुरुषों को टूटे मकान और अन्य टूटी चीजों के पुनः निर्माण का कार्य दिया। सभी भयभीत तो थे लेकिन राजपुरोहित पर उन्हें विश्वास भी था। लगभग एक माह में नगर के पुनः निर्माण का कार्य पूरा हो गया। इसी बीच राणा बाज बहादुर और बल्लभ जी का स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक हो चुका था और दोनों राजकुमार भी अब 1 वर्ष के हो गए थे। कुंतलगढ़ में परिस्थितियों के सामान्य होते ही अघोरा और पशुपति पर कार्यवाही कर सजा निर्धारित कर दिया गया। सजा के अनुसार पशुपति को कैद करना था और अघोरा को सूली पर चढ़ाकर उसके शव पर एक मंदिर का निर्माण किया जाना था, जिससे उसकी शक्ति भी समाप्त हो जाती और उसकी पापी आत्मा भी किसी को परेशान नहीं कर पाती। अघोरा को सूली पर चढ़ा दिया गया और पशुपति को भी कैद कर लिया गया और कल प्रातः काल से ही मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ होना था। अघोरा और पशुपति को मृत्युदंड देने के बाद बल्लभ जी और राणा बाज बहादुर सीधे राजपुरोहित जी के घर गए और उनसे कहा, कौन है आप? इस पर राजपुरोहित सत्यानंद ने उत्तर देते हुए कहा, राणा जी, मैं आपके राज्य का राजपुरोहित सत्यानंद हूँ। इस पर राणा बाज बहादुर ने कहा, नहीं, आप वो नहीं हो जो हम आपको समझते आए हैं। आप राजपुरोहित के वेश में कोई मायावी बहरूपिया है। उद्धरण चिन्ह। राणा जी की बात खत्म होते ही बल्लभ जी ने कहा, सत्य बताओ, अन्यथा हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे और तुम पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी। सत्यानंद वास्तविकता बताना तो नहीं चाहते थे, लेकिन राणा बाज बहादुर और महामंत्री बल्लभ जी के जोर देने पर राजपुरोहित जी ने उन्हें सत्य बताने का निर्णय लिया और कहा, राणा जी, आज मैं आपको अपने जीवन से जुड़ा हुआ वो सत्य बता रहा हूँ जिसे आपके पूर्वज भी नहीं जानते हैं। मेरा वास्तविक नाम सत्यानंद नहीं बल्कि तिमिर है। तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा और मैं अंधेरे का ही पुजारी था, इसलिए मेरा नाम तिमिर पड़ा था। ये बात आज से तकरीबन 5000 वर्ष पुरानी है। जब मैं सत्यानंद नहीं तिमिर था, उस समय मैं एक प्रकांड अघोरी हुआ करता था जिसे काली विद्या में महारत हासिल था। मेरे पास कई ऐसी सिद्धियां थी जो काली दुनिया में किसी और के पास नहीं थी। ऐसी कोई शक्ति, ऐसा कोई मंत्र नहीं था जो मुझे ज्ञात न हो। लेकिन फिर भी मैं डरता था। मैं डरता था अपनी मृत्यु से, क्योंकि इतनी शक्ति होने के बाद भी मैं मृत्यु को नहीं जीत पाया। तब मृत्यु को जीतने के लिए मैंने बड़ी कठिन साधना की और कई वर्षों तक तप किया, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे ये पता चला कि बहुत जल्दी मेरी मृत्यु होने वाली। जिसके बाद मैंने काल को भी जीतने वाली माँ काली की प्रचंड तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माँ काली ने मुझे दर्शन दिए। मैंने माता से अमृतत्व का आशीर्वाद मांगा, जिस पर माँ काली ने मुझसे कहा, तिमिर, ये वर मैं तो क्या तुम्हें कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये इस सृष्टि का नियम है कि जिसने भी धरती पर जन्म लिया उसकी मृत्यु अवश्य होगी, अतः तुम मुझसे कोई और वर मांगो। तब मैंने माँ काली से 100 सहस्त्र वर्षों 1 लाख साल की आयु और मृत्यु के बाद उत्तम स्थान, जिस पर माँ काली ने मुझे वर दे दिया और तथास्तु कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। वरदान और शक्ति के मद में ये भूल गया कि जब मनुष्य अपनी सीमाएं लंघ लेता है तो कोई भी वरदान उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता है और समय आने पर उसका वरदान ही उसके लिए अभिशाप बन जाता है। मैं शक्ति के मद में ये भूल गया कि स्त्री की लाज क्या होती है और उसका सम्मान कैसे किया जाता है। मैं वासना में संभली पत मैंने कई स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया, उनका अपमान किया और उनकी प्रतिष्ठा को भी मलिन किया। इसी तरह मैं पागल मदमस्त हाथी बनकर यहाँ वहां घूमने लगा। तभी एक दिन मैं काशी में नगर भ्रमण कर रहा था। तभी मेरी नजर एक कन्या पर पड़ी जो अति सुंदर, मनमोहक, अति मनोरम, अद्वितीय सौंदर्य वाली थी, जिसे देख मेरे मन में भीषण कामवासना ने जन्म ले लिया और मैं उसके पास पहुंच गया। वो कन्या स्नान कर रही थी और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उसने खुद को बचाने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन मैं वासना का पुजारी, मैंने उसे नहीं छोड़ा, जिसके बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए और अंतिम सांस में अपनी माता को याद किया। उसकी माता भागते हुए वहां पर आए और अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उस कन्या की मां तपस्विनी के परिधान में थी और बेहद सुंदर थी। मेरी वासना उस दिन मुझ पर कुछ ज्यादा ही हावी थी, जिस कारण उस दिन मैंने सारी सीमाएं लंघ दी और मैंने एक तपस्विनी से भी दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया। और जैसे ही मैंने उन्हें स्पर्श किया, तभी उनको ये ज्ञात हो गया कि मैं एक मशान अघोरी हूँ और अपनी शक्ति के मद में चूर हूँ, जिस कारण उस तपस्विनी ने मुझे कहा, कैसे अघोरी हो तुमने तो भगवान शिव का नाम मलिन कर दिया। CH63 पाप का दंड। क्योंकि महादेव तो शमशान निवासी हैं और सच्चे अघोरी उनके परम भक्त होते हैं और तुम तो महानीच हो। इतना कहकर उस तपस्विनी सी दिखने वाली स्त्री ने मुझ पर लकड़ियों से हमला किया, लेकिन मैं बच गया। उसकी ऐसी हरकत देखकर मैं शक्ति के मद में चूर उस स्त्री पर हंसने लगा और उससे कहा, ये क्या बच्चों की तरह मुझे डंडे से डरा रही हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ अघोराधिपति तिमिर। मैंने काल को भी बंधने की शक्ति प्राप्त की है और तुम मुझे डंडे से डरा रही हैं। बुढ़िया, जा अपनी बेटी को लेकर जा और गर्व कर। यही घटना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, जिसे मैं साधारण बुढ़िया समझकर अपमान कर रहा था। वास्तव में वो महासाध्वी माता गजरूपा थी, जिन्होंने अपने कठिन तप से भैरवी का पद प्राप्त किया था। मेरे ऐसे वचन से वो कुपित हो गई और मुझ पर भगवान शिव का दिया पशुपाद अस्त्र चला दिया। माता काली के वर के कारण मेरी मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन उस शस्त्र ने मेरी सारी शक्तियां अपने अंदर अवशोषित कर लिया और मुझे शक्तिहीन करके मुझे जकड़ लिया। उस पशुपाद अस्त्र की पकड़ इतनी प्रबल थी कि मैं हिल भी नहीं पाने लगा और मेरे शरीर से मेरी सारी ऊर्जा निकलने लगी और मेरे शरीर में ऐसा कष्ट उत्पन्न होने लगा
कि मैं उसे सहन नहीं कर पा रहा था। साथ ही मेरा शरीर भी किसी मृत कोशिका की भांति सिकुड़ने लगा। उस समय मैं ये सोच रहा था कि मेरी मृत्यु हो जाए और मैं इस पीड़ा से मुक्त हो जाऊं, लेकिन मां काली के वरदान के कारण मेरी मृत्यु भी नहीं हो रही थी। उस क्षण मुझे ये ऐसा हुआ कि वरदान अभिशाप बन जाता है। जब हम अपनी सभी सीमाएं भूल जाते हैं, तब मैंने किसी तरह से खुद को संभाला और माता काली से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मेरी बहुत प्रार्थनाओं के बाद माता ने मुझे दर्शन दिए और तपस्विनी गजरूपा से कहा, हे महातपस्विनी गजरूपा, ये आप क्या कर रही हैं? इसे क्यों दंडित कर रही है? क्रोधित तपस्विनी गजरूपा ने कहा, माता आपसे क्या छिपा है? ये कितना बड़ा पापी है आप जानती है। माँ काली मुस्कुराते हुए बोली, हे महातपस्विनी, मैं इस बात से भली भांति परिचित हूँ, परंतु हे महातपस्विनी गजरूपा, ये मेरा भक्त है और एक माँ अपने पुत्र को कष्ट में कैसे देख सकती है? आप तो महायोगिनी है, इस पर दया करे। ये सुनकर माता गजरूपा बोली, माता, मैं इस पापी को मैं कदापि क्षमा नहीं करूंगी। इसे अपनी शक्ति का कुछ अधिक ही घमंड है और इसने जो पाप किया है उसके लिए तो मैं इसे दंड मिलना ही चाहिए और इसका दंड है मृत्युदंड। इतना कहकर महातपस्विनी ने पाश पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिसके कारण तिमिर को असहनीय पीड़ा होने लगी और उसका शरीर भी सिकुड़ने लगा। जिसके बाद मैंने माता काली और महातपस्विनी गजरूपा दोनों से क्षमा याचना की, परंतु मां गजरूपा मुझे क्षमा करना ही नहीं चाहती थी। बहुत याचना और माता काली के आग्रह के बाद माता गजरूपा ने मुझे मुक्त तो कर दिया, परंतु क्षमा नहीं किया। दंड स्वरूप मेरी समस्त शक्तियां को छीन लिया और मुझे ये श्राप दिया कि अब जीवन में शक्तिहीन ही रहूंगा, मेरी कोई भी साधना या तप कभी सफल नहीं होगा तथा मैं कभी किसी स्त्री को स्पर्श कर सकता, और यदि मैंने ऐसा किया तो उसी क्षण मेरा वरदान निष्प्रभाव हो जाएगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर मैं बहुत रोया गिड़गिड़ाया कि महातपस्विनी माता गजरूपा अपना श्राप वापस ले ले, लेकिन अब वो संभव न था। मेरी बहुत निवेदन करने के पश्चात माता गजरूपा ने मुझसे कहा, तिमिर, मैं एक तपस्विनी हूँ, ईश्वर नहीं, इसलिए मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी भूल सुधारने का एक अवसर अवश्य दे सकती हूँ। माता गजरूपा ने आगे कहा, तिमिर, आज मैं तुम्हें एक यक्ष का शरीर प्रदान करती हूँ, जिसके माध्यम से तुम जब भी निस्वार्थ भाव से किसी की रक्षा या सेवा हेतु अपनी शक्तियों का आवाह करोगे तो तुम उनका प्रयोग कर पाओगे। भले ही तुम्हारी शक्तियां तुम्हारे साथ न हो, परंतु आज से तुम्हारा संपूर्ण ज्ञान तुम्हारे साथ रहेगा। इतना कहकर महातपस्विनी गजरूपा ने अपनी योग शक्ति से अपनी पुत्री का दहास्कार किया तथा माता काली को प्रणाम किया और अपनी योग साधना में चली गई। मैं यक्ष के शरीर के साथ वर्षों तक यूं ही वनों और रेगिस्तानों में भटकता रहा। लगातार यहाँ वहां भटकने के कारण मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मेरी सारी शक्तियां जाने के कारण मैं पहले ही बहुत कमजोर हो गया था। यूं ही बहुत लंबे समय तक भटकते भटकते मैं कुंतलगढ़ के रेगिस्तान में जा पहुंच। लंबे समय से भूखे और प्यासे होने के कारण मैं कुंतलगढ़ के रेगिस्तान की ऊष्मा को सहन नहीं कर पा या और एक वृक्ष के पास जाते जाते अचेत हो गया। अर्धचेतना में मैं पानी पानी कह रहा था। तपती धूप और जलते रेत के कारण मेरी प्यास लगातार बढ़ती चली जा रही थी। कुछ ही देर में सूर्यास्त हो गया और चांद आकाश पर आ गया और धरती पर अपनी चांदनी बिखेरने लगा। रात हो चुकी थी और वातावरण में ऊष्मा के स्थान पर शीतलता आ गई थी। रेत भी पूरी तरह शीतल हो चुका था। मंद मंद पवन मेरे चेहरे को स्पर्श कर रही थी, जिसके वजह से मुझे तिमिर को नींद आ गई। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी पुनः तिमिर के चेहरे पर पड़ी और रेत से ऊष्मा का उत्सर्जन होने लगा तो पुनः मुझे प्यास लगने लगी। तभी किसी ने तिमिर को सहारा दिया और पानी पिलाया। पानी पीते ही कुछ ही देर में तिमिर की पूर्ण चेतना वापस आ गई और उसके सामने एक 20 से 22 वर्ष का एक युवक खड़ा था और उसके हाथ में जल का पात्र था। उसका परिधान देखने में किसी राजा या राजपरिवार सा लग रहा था। तभी उस युवक ने कहा, हे मान्यवर, आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं और आपकी ये दशा कैसे हुई? तिमिर को जीवित रहने के लिए कोई स्थान और भोजन की आवश्यकता थी। CH-64 राजदरबार। इसलिए मैंने उस युवक को बताया कि मैं एक राहगीर हूँ, काम की तलाश में बहुत समय से भटक रहा हूँ, भूख और प्यास से मेरी दशा ऐसी हो गई है। ये सुनकर उस युवक ने कहा, मान्यवर, आप चिंता न करें, आप राणा कृष्णदेव रावत के राज्य में हैं, यहाँ यथासंभव सभी की सहायता की जाती है। उस युवक ने आगे कहा, हमारा नाम चंद्रशेखर है, हम कुंतलगढ़ के युवराज हैं, यहाँ के राणा कृष्णदेव रावत हमारे पिता और महारानी वसुंधरा हमारी माता है। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां पर कुंतलगढ़ के कुछ सिपाही आ गए जो अपने युवराज के साथ शिकार पर आए थे। युवराज चंद्रशेखर ने सैनिकों से कहा, इनको लेकर वैद्यशाला जाओ और इनका उपचार कराओ तथा इनके लिए नए वस्त्र और भोजन का प्रबंध करके हमें सूचित करे। इतना कहकर वो वहां से चला गया। सैनिकों ने वही किया जो उन्हें आदेश मिला था। उन्होंने मुझे वैद्यशाला पहुंचा दिया और वहां से चले गए। सुबह हो गई थी। मैं चिकित्सालय में यहाँ वहां घूम रहा था और सभी को उनके काम करते हुए देख रहा था। तभी एक सैनिक आया और आते ही उस चिकित्सालय के प्रमुख वैद्य को नमस्कार किया और मुझसे कहा, महोदय, आपका स्वास्थ्य कैसा है? उद्धरण चिन्ह। मैं कुछ कहता उससे पहले ही वहां पर चिकित्सालय के प्रमुख और सबसे अनुभवी वैद्य वहां आए और कहा, जी हाँ, ये बिल्कुल स्वस्थ है, इन्हें केवल थकान थी, बाकी इनका स्वास्थ्य बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी मैंने औषधि दे दी है, शाम तक इनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सुनकर उस सैनिक ने कहा, धन्यवाद वैद्य जी, क्या मैं इन्हें लेकर दरबार जा सकता हूँ? युवराज ने उन्हें बुलवाया है? इस पर वैद्य जी ने कहा, जी बिल्कुल। सैनिक मेरे पास आकर बोला, मान्यवर, आपको युवराज ने याद किया है। सैनिक की बात सुनकर मैं बिना किसी प्रश्न के ही उसके पीछे पीछे वहां से चला गया।
कुछ ही देर में हम दोनों कुंतलगढ़ के राज दरबार में पहुंच गए। जैसे ही मैं दरबार में पहुंचा मैं आश्चर्य से भर गया। दरबार काफी बड़ा और सुंदर था, चारों तरफ शानदार नक्काशी की गई थी। दरबार की दीवार काफी ऊंची थी, जिन पर बहुत ही सुंदर और माहिर बारीक कारीगरी नक्काशी की गई थी, जिसमें हस्तशिल्प, मधुबनी चित्रकारी, काष्ठ कला के साथ साथ मृत्तिका शिल्प और मूर्ति कला का बेजोड़ मेल था, जिसके कारण वो दरबार और अधिक आकर्षक लग रहा था। दरबार की छत पर भी बड़ी सुंदर कलाकृतियां उकेरी गई थी। दरबार में जितने भी स्तंभ थे उन पर भी शानदार मूर्ति कला तथा हस्तशिल्प की नक्काशी की गई थी, जिसमें सुंदर अप्सरों की मूर्ति बनाई गई थी। दरबार में जितने भी स्तंभ थे उन पर भी शानदार मूर्ति कला तथा हस्तशिल्प की नक्काशी की गई थी, जिसमें सुंदर अप्सरों की मूर्ति बनाई गई थी। दरबार का फर्श भी चमकीले सफेद और लाल रंग के पत्थरों से बनाया गया था, जो बहुत ही आकर्षक था। वहीं दीवारों पर जो मधुबनी चित्रकारी की गई थी उसमें राजा महाराजाओं की तस्वीरें बनवाई गई थी, जो कुंतलगढ़ के गौरवशाली इतिहास की गवाही दे रहे थे और उनकी शौर्य गाथा का विस्तार कर रही थी। दरबार के ठीक मध्य में सामने की तरफ एक बड़ा सा छत्र था और उसके नीचे एक भव्य राज सिंहासन था, जिस पर एक 30 से 35 वर्ष का व्यक्ति बैठा हुआ था, जो देखने में बिल्कुल वहां का राजा लग रहा था। और उस सिंहासन के अगल बगल में अन्य आसन लगे हुए थे, जिस पर अन्य लोग बैठे हुए थे। वहीं उस राजा के दाएं ओर युवराज चंद्रशेखर बैठे हुए थे। मैंने जाकर उनको प्रणाम किया और कहा, युवराज की जय। युवराज चंद्रशेखर अपनी जगह से खड़े हुए और मेरे पास आकर कहा, प्रणाम बाबा, अब बताइए आपका स्वास्थ्य कैसा है। मैंने उत्तर देते हुए कहा, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। युवराज ने कहा, बाबा, ये मेरे पिता महाराज राणा कृष्णदेव रावत जी है और हमें आपको यहाँ किसी विशेष कार्य के लिए बुलवाया है। मैं कुछ कहूँ उससे पहले ही राणा कृष्णदेव रावत ने कहा, बाबा, आपकी उम्र तो सेना के योग्य नहीं है, परंतु युवराज चंद्रशेखर के अनुरोध पर हम आपको अपनी सेना में रहने की आज्ञा देते हैं। आप जाकर पहले सैनिक बनने हेतु जो भी अवश्य प्रशिक्षण वो सीखे, उसके बाद हम आपको अपनी सेना में सम्मानित करेंगे। अभी ये बातें चल ही रही थी कि तभी मुझे एक अजीब सा अनुभव हुआ और आकाशमक ही निकाल गया कि अभी आपको और सैनिकों की आवश्यकता होगी राणा जी। ये सुनकर युवराज चंद्रशेखर ने कहा, बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कहिए। मैंने बहाना बनाते हुए कहा, मेरा मतलब है राज्य के विस्तार के साथ सेना भी तो बड़ी होनी चाहिए। मेरे इस बात पर किसी ने अधिक ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुंतलगढ़ का महामंत्री उप सेनापति तोमर सिंह ने मेरी बात को गंभीरता से लिया। और जब सैनिक प्रशिक्षण के लिए ये मैदान में खड़ा था, तभी तोमर सिंह मेरे पास आए और कहा, हम जानते हैं कि जो तुमने दरबार में कहा वो पूर्णतः सत्य नहीं है। हम जानते हैं कि तुम कुछ विशेष कहना चाहते थे लेकिन झूठ कह दिया। हम ये जानना चाहते हैं कि सेना की आवश्यकता अधिक पड़ेगी, इसका सही अर्थ क्या है। मैं थोड़ा गंभीर होकर बोला, हुकुम, मैं एक ज्योतिष हूँ और मुझे ऐसा आभास हुआ है कि निकट भविष्य में कोई बड़ा संकट इस नगर पर आने वाला है, जो इस नगर को बर्बाद कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तोमर सिंह बहुत चिंतित हो गया और वो वहां से चला गया। मैं फिर अपने कार्य पर लग गया। कुछ दिन बाद एक दिन मैं प्रातःकाल अपनी पूजा पूर्ण करके राज के विश्राम गृह की तरफ चला जा रहा था कि तभी मैंने देखा कि कुछ सिपाही घोड़े पर सवार होकर तेजी से कहीं जा रहे थे। तभी एक पैदल सैनिक वहां से जा रहा था। तभी मैंने उसे रोकते हुए उससे पूछा, क्या बात है मित्र, ये इतने सारे घुड़सवार इतनी जल्दी में जा कहाँ रहे हैं। इस पर उस सैनिक ने मुझसे कहा, पता नहीं भाई, ये कहाँ को जा रहे हैं। ये सभी महामंत्री तोमर सिंह जी के विशेष सैनिक है और उन्होंने ही कहीं भेजा होगा। CH-65 अघोरा की शत्रुता। ये सुनकर मुझे थोड़ी शंका हुई, लेकिन मैं इस विषय पर तोमर सिंह से पूछताछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने चुप रहना ही सही समझा। कुछ दिन नगर में सब कुछ शांत रहा। फिर एक सुबह एक व्यक्ति घबराया हुआ महल की तरफ तेजी से भागता चला जा रहा था और वो सीधे महल में चला गया। उसके महल में जाने के थोड़ी ही देर बाद नगर में अफरा तफरी मच गई। नगर के चारों तरफ सैनिक फैल गए और नगर में प्रवेश करने के सारे मार्ग को अवरुद्ध करने लगे और गुप्त मार्ग से नगरवासियों को नगर से चले जाने का आदेश दे दिया गया। ये सब देखकर मैंने एक पैदल सैनिक से पूछा, भाई ये क्या हो रहा है, सब ऐसे भाग क्यों रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। उस सैनिक ने उत्तर देते हुए कहा, कुंतलगढ़ के सभी शत्रु एक साथ मिल गए हैं और कुंतलगढ़ पर चारों तरफ से हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। वो कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस खबर ने सभी को दहला दिया था। राणा जी ने एक आपातकाल बैठक बुलाई ताकि युद्ध और नागरिकों की सुरक्षा के बारे में कोई योजना बनाया जा सके। सभी सभासदों उस बैठक में उपस्थित थे सिवाय महामंत्री के। राणा जी ने तुरंत उन्हें बुलवाने के लिए एक सैनिक को उसके घर भेजा। थोड़ी देर में सैनिक वापस आकर बोला, राणा जी, महामंत्री अपने घर में नहीं है। ये सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि महामंत्री तोमर सिंह इतने महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित नहीं थे। सभी लोग आपस में बातें करने लगे कि तभी तोमर सिंह वहां पहुंच गए और आते ही कहा, विलंब के लिए क्षमा कीजिएगा राणा जी। इस पर राणा कृष्णदेव ने थोड़ी रुष्ट शब्दों में कहा, महामंत्री जी, आप जानते हैं कि प्रजा और उनकी सुरक्षा हमारे लिए क्या है, और इस मसले में आपसे ऐसी लापरवाही की आशा हमें नहीं थी। तोमर सिंह ने विनम्र होकर कहा, राणा जी, हम जानते हैं, इसलिए हम उसी कार्य को पूर्ण करके यहाँ आए हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राणा कृष्णदेव ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं। तोमर सिंह ने अपनी सारी तैयारी की योजना राणा जी और समस्त सभासदों को बता दिया। तोमर सिंह की योजना सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। तभी राणा जी ने कहा, क्षमा चाहेंगे मित्र कि हमने आप पर संदेह किया। आप न केवल हमारे महामंत्री हैं, बल्कि हमारे सच्चे मित्र भी है।
इसी के साथ राणा कृष्णदेव रावत ने समय और परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए ये घोषणा की कि इस युद्ध का नेतृत्व महामंत्री तोमर सिंह ही करेंगे। सभी ने महामंत्री तोमर सिंह के योजना अनुसार अपनी अपनी जगह ले ली। महामंत्री और राणा जी एक साथ थे। शत्रुओं ने कुंतलगढ़ पर चारों तरफ से एक साथ हमला कर दिया और देखते ही देखते युद्ध होने लगा। युद्ध लगभग 7 से 8 दिनों तक चलता रहा और अंततः कुंतलगढ़ विजय हुआ और कुंतलगढ़ में फिर एक बार शांति छा गई। विजय के कुछ दिनों बाद फिर से दरबार लगाया गया। आज दरबार में युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले सैनिकों की याद में शोक सभा का आयोजन किया गया था। शोक सभा समाप्त होते ही सेना नायक रुदाल सिंह ने राणा जी से कहा, राणा जी, ये सभी उन सैनिकों के परिवार वाले हैं जिन्होंने निकट युद्ध में वीरगति प्राप्त की है। राणा कृष्णदेव ने उन सैनिकों के परिवार को देखकर उनका अभिवादन किया और उनके जीवन निर्वाह करने हेतु आवश्यक संसाधन की व्यवस्था करवा दी। जब सभा अपने अंतिम पड़ाव में था, तभी महामंत्री तोमर सिंह ने कहा, राणा जी, आज हम आपको उनसे मिलते हैं जिसके कारण हमें ये विजय प्राप्त हुई। इतना कहकर तोमर सिंह मेरे पास आए और मेरी कही सारी बातें सभी को बता दी। सारी बातें जानने के बाद राणा जी मुझसे प्रसन्न हो गए और इतनी सही गणना करने के लिए पारितोषिक स्वरूप मुझे कुंतलगढ़ का राजपुरोहित बना दिया गया। राणा कृष्णदेव रावत कुशल शासक होने के साथ साथ उन्हें धर्मशास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था, जिस कारण उन्होंने मुझसे अपना नाम बदलने को कहा और फिर खुद ही मेरा नाम तिमिर से बदलकर सत्यानंद कर दिया। ये सब सुनकर राणा बाज बहादुर ने कहा, राजपुरोहित जी, हमें आपका तो वास्तविक परिचय मिल गया, लेकिन एक बात अभी भी मैं समझ नहीं पाया। राजपुरोहित थोड़ा रुके फिर बोले, राणा जी, अघोरा की शत्रुता आपसे नहीं अपितु आपके राजपरिवार से है, जो कई पीढ़ियों से चल रही है। राजपुरोहित की बात सुनकर राणा बाज बहादुर आश्चर्य से बोले, अघोरा की शत्रुता हमारे पूर्वजों से, लेकिन कैसे? अघोरा एक युवक है तो पीढ़ियों से शत्रुता कैसे? राजपुरोहित जी ने कहा, राणा जी, इस शत्रुता का आरंभ आपके पूर्वजों और अघोरा की मां से हुआ था। इस पर राणा बाज बहादुर ने कहा, अर्थात? राजपुरोहित ने आगे कहा, ये बात तब की है जब मैं नया नया कुंतलगढ़ का नागरिक और राजपुरोहित बना था। निकट युद्ध के बाद नगर में शांति थी। युद्ध के पश्चात नगर की शांति के लिए नए राजपुरोहित सत्यानंद ने एक यज्ञ करवाया, जिसके प्रभाव से कुंतलगढ़ में दिन दोगुनी और रात चौगुनी समृद्धि हो रही थी। कुंतलगढ़ की प्रजा बहुत प्रसन्न थी। सभी लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। इसी खुशी में कुछ वर्ष बीत गए। अब राणा जी और महारानी को युवराज के विवाह की चिंता होने लगी और उन्होंने पूरे राजपुताने में युवराज के विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। कई नगर से विवाह के लिए संदेश और कई राजकुमारियों का चित्र भी आया। उन्हीं चित्रों में से एक चित्र महारानी वसुंधरा को बहुत पसंद आया और उन्होंने युवराज को बुलवाने का आदेश दिया। अपनी रानी माँ आदेश मिलते ही युवराज भागते हुए अपनी रानी माँ के पास आए। महारानी वसुंधरा ने युवराज को एक चित्र दिखाते हुए कहा, युवराज, ये है संग्रामगढ़ की राजकुमारी प्रभावती और इन्हें हमने आपकी जीवन संगिनी बनने के लिए पसंद किया है। विवाह की बात सुनते ही युवराज हड़बड़ाते हुए बोले, रानी माँ, अभी हम विवाह नहीं करने चाहते, क्योंकि हमें भी पिता महाराज की ही भांति एक कुशल राणा बनना है। अभी तो हमें इनसे राजनीति, दयाशीलता और तोमर काका से कूटनीति सीखनी है। ये सुनकर राणा जी ने कहा, वाह युवराज, हमें आप पर गर्व है। CH-66 चंद्रशेखर और झुनकी। महारानी और कुछ कहे उससे पहले ही युवराज चंद्रशेखर शिकार की आज्ञा लेकर वन चले गए। उनके पीछे कुंतलगढ़ के रक्षक सैनिक भी वन चले गए। युवराज अपने अश्व पर तेजी से सैनिकों से आगे चले गए। धीरे धीरे अब शाम होने लगी थी और युवराज नगर जाने का मार्ग भटक चुका था। भटकते भटकते शाम हो गई। लगातार बहुत समय इधर उधर भटकने के कारण युवराज बहुत थक गए थे और उनका अश्व भी। इसलिए युवराज चंद्रशेखर ने विश्राम करने का निर्णय किया, लेकिन उससे पहले अपने अश्व को पानी पिलाने के लिए युवराज चंद्रशेखर को पानी की आवश्यकता थी। इसलिए वो पहले पानी ढूंढने लगा। पानी ढूंढते ढूंढते वो एक सरोवर के पास आ गए थे। युवराज ने अपने अश्व को पानी पीने के लिए सरोवर में छोड़ दिया और खुद भी पानी पीने के लिए जैसे ही झुका की, तभी उसकी नजर सरोवर के दूसरे किनारे पर पड़ता है। सरोवर के दूसरे किनारे पर कुछ हलचल हो रही थी। हलचल देखकर युवराज चंद्रशेखर अपनी तलवार हाथ में पकड़ ली और तलवार लेकर उस तरफ जाने के लिए मुड़े ही थे कि तभी चंद्रशेखर की नजर पानी से निकलती हुई एक कन्या पर पड़ी, जो संध्या के समय सरोवर में स्नान कर रही थी। संध्या की हल्की रोशनी में भी वो अद्भुत लग रही थी। उस कन्या की शरीर की बनावट बड़ी सुडौल थी। उसका गोरा बदन, उसकी मादक कमर, उस पर उसका उभरा हुआ वक्ष और उसके शरीर पर पतली सी काले रंग की साड़ी, जिसे देखकर एक बार को योगी का भी मन कामवासना में लिप्त हो जाए। जैसे ही युवराज की नजर उस पर पड़ी, युवराज चंद्रशेखर मूर्ति बनाकर उसे रूप को निहारने लगा। देखते ही देखते वो कन्या युवराज चंद्रशेखर के आंखों से ओझल हो गई, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर उसी तरह खड़े थे। शाम अब रात में बदल गई थी। सूरज ढल गया और चांद आसमान पर आ गया था। युवराज चंद्रशेखर अभी भी मूर्ति की मुद्रा में खड़े थे। तभी एक सैनिक ने युवराज से कहा, हुकुम, रात हो गई है, अब हमें नगर में लौट चलना चाहिए। चंद्रशेखर की इच्छा तो वापस जाने की नहीं थी, लेकिन चूंकि वो लड़की वहां से जा चुकी थी, इसलिए चंद्रशेखर अपने सैनिकों संग महल वापस आ गया। महल पहुंचकर चंद्रशेखर उसी सरोवर वाली लड़की के बारे में सोच रहे थे। उसके ख्यालों में कब युवराज को नींद आ गई, उन्हें पता भी नहीं चला। सुबह हो गई और युवराज चंद्रशेखर उठे। उठते ही उसे उसी लड़की का ख्याल, उसे ढूंढने के लिए युवराज सुबह की पहली किरण के साथ ही वो जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल पहुंचकर उसने उस लड़की की तलाश शुरू कर दी। बहुत ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिली तो युवराज चंद्रशेखर थक हार कर उसी सरोवर के किनारे एक पेड़ की छांव में बैठ गया। दोपहर से अब शाम होने को थी।
युवराज निराशा के साथ महल जाने के लिए अभी कुछ ही कदम चले होंगे कि तभी किसी के पायल की झनकार उसे सुनाई देने लगी। चंद्रशेखर झटके के साथ पीछे मुड़े और मुड़ते ही उसके होश उड़ गए। वो कन्या युवराज चंद्रशेखर के बिल्कुल पीछे आकर खड़ी हो गई थी। चंद्रशेखर की नजर उस पर पड़ते ही उसके पांव रुक गए और उसकी सांसें बढ़ गई। युवराज आज भी मूर्ति बनाकर खड़े थे। वो कन्या काली साड़ी में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। शाम की हल्की रोशनी में उसके काले बाल बिल्कुल सुनहरे चमक रहे। वो कन्या चंद्रशेखर के पास आए और कहा, कहीं आप मुझे तो नहीं ढूंढ रहे थे युवराज? ये सुनते ही युवराज चंद्रशेखर हकलाते हुए बोले, हाँ मतलब नहीं, वैसे आप है कौन? उद्धरण चिन्ह। उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए कहा, जी मेरा नाम झुनकी है, मैं एक बंजारन हूँ। ऐसे तो उसे देखकर चंद्रशेखर अपना सुध-बुध हो चुका था, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए बोले, इस वन में तो बंजारे नहीं रहते, फिर तुम कहाँ से आए हो? झुनकी बोली, युवराज हमारा घर स्थायी नहीं होता, हम तो घुमंतु बंजारे हैं, यहाँ वहाँ घूमकर अपना जीवन यापन करते हैं। युवराज चंद्रशेखर ने कहा, अगर तुम घुमंतु बंजारन हो तो तुम्हारे बाकी के कबीले वाले कहाँ हैं? झुनकी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, हुकुम, मैं एक अनाथ हूँ, मेरे कबीले वालों ने ही मुझे पाल पोष कर बड़ा किया है, लेकिन मेरे काबिले वालों ने मुझे काबिले से बहिष्कृत कर दिया है, तब से मैं दर दर भटक रही हूँ। ये सुनकर युवराज ने झुनकी से इसका कारण पूछा, जिस पर झुनकी ने कहा, हुकुम, काबिले वाले ने मुझे काबिले से इसलिए निकल दिया क्योंकि काबिले के सरदार का पुत्र मुझ पर बुरी नजर रखता था और एक बार उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया था। जब मैंने विरोध किया तो काबिले के सरदार ने अपने बेटे को बचाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगवा दिया और मुझे काबिले से बहिष्कृत करवा दिया। झुनकी की कहानी सुनकर युवराज चंद्रशेखर को झुनकी पर दया आ गई और युवराज ने झुनकी को कुंतलगढ़ के वन में रहने की आज्ञा दे दी और महल चले गए। युवराज अब प्रतिदिन वन आने लगे और झुनकी के साथ समय व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे युवराज चंद्रशेखर और झुनकी का प्रेम प्रसंग परवान चढ़ने लगा। इस प्रेम प्रसंग के दरमियान कई ऐसे संबंध स्थापित हुए जो सभी से गुप्त था। इन संबंधों के मध्य धीरे धीरे युवराज की शारीरिक क्षमता भी कम होने लगी और एक दिन युवराज अपने अश्व से नीचे गिर पड़े और उन्हें गहरी चोटें आई। सैनिकों ने उन्हें उठाकर कक्ष में लेकर गए। राजवैद्य को बुलवाया गया और उनका उपचार किया गया। चोट के कारण चंद्रशेखर उस दिन वन नहीं गए थे। धीरे धीरे दिन ढल गया और आकाश में चंद्रमा अपनी लालिमा बिखेरने लगा। कुंतलगढ़ में इस समय खामोशी छाई हुई थी। चारों तरफ रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। रात्रि के तीसरे पहर में अचानक युवराज की नींद खुली, जैसे कि मानो किसी ने उन्हें झकझोर कर उठा दिया हो। अचानक उठने और कमजोरी के कारण चंद्रशेखर की आंखें लाल हो गई और शरीर में कपकपी से दौड़ गई। CH-67 दोषी कौन? न जाने युवराज चंद्रशेखर को क्या हुआ। वो अपना सुध-बुध खोए चुपके से उठे और अश्वशाला पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सभी अश्व और अश्वपालक विश्राम कर रहे थे। युवराज धीरे से अपने अश्व की रस्सी खोल ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें खुद के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। जैसे ही चंद्रशेखर पीछे मुड़े तो वो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उनके सामने झुनकी खड़ी थी और झुनकी उन्हें अपने पास बुला रही थी। युवराज अपना सूद गवाए उसके पास गए और ज्यों ही उसे स्पर्श करने का प्रयास किया, वैसे ही वो एक ही पल में गायब हो गई। चंद्रशेखर मुड़े और अपने अश्व को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। थोड़ी ही देर में चंद्रशेखर जंगल पहुंच गए। अभी कुछ समय बीता था कि बहुत सारे लोगों के कदमों की आहट जंगल में गूंजने लगी, जिसे सुनकर झुनकी परेशान होकर बोली, युवराज, क्या आपने किसी को बताया था आप यहाँ आ रहे हैं? युवराज ने कहा, नहीं। झुनकी कुछ सोचती उससे पहले ही जंगल में बहुत सारे लोग चंद्रशेखर को ढूंढने लगे। झुनकी इतने लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने छिपे रहना ही उचित समझा। सभी ने चंद्रशेखर को पूरे जंगल में ढूंढा, आवाज दी, लेकिन चंद्रशेखर उनमें से किसी को भी नहीं मिल पाया। चंद्रशेखर को ढूंढते ढूंढते रात से सुबह होने लगी थी, लेकिन चंद्रशेखर अभी एक किसी को नहीं मिल पाया था। युवराज को ढूंढते ढूंढते सब लोग थक चुके थे, इसलिए राणा कृष्णदेव ने सुबह की पहली किरण के साथ ही वापस जाने का निर्णय किया। सभी मायूस होकर वापस जा ही रहे थे कि तभी महारानी वसुंधरा की नजर गीली मिट्टी पर पड़ी, जिसे देखकर महारानी जोर से चीखते हुए बोली, राणा जी ये देखिए। सबने एक साथ नीचे देखा, नीचे किसी के कदमों के पग चिन्ह थे। उसे देखकर राणा जी ने कहा, महारानी, हम सब कल रात से ही इस वन में युवराज को ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं को ये पग चिन्ह हम लोगों के ही हैं। इस पर महारानी वसुंधरा ने विरोध करते हुए कहा, नहीं राणा जी, ये पग चिन्ह हम लोगों के नहीं हो सकते हैं। राणा कृष्णदेव जी ने महारानी से पूछा, और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? महारानी वसुंधरा ने उत्तर दिया, क्योंकि यहाँ अच्छे से देखिए, इस गीली मिट्टी पर केवल एक व्यक्ति के ही पैरों के चिन्ह है और हम लोग एक समूह में उन्हें ढूंढ रहे हैं। और एक बात यह है कि वो देखिए, पग चिन्ह के कुछ पीछे घोड़े के टाप के चिन्ह है और हम लोग तो पैदल है, तो ये पग चिन्ह हम लोगों के कैसे हो सकते हैं? महारानी वसुंधरा के तर्क पर ध्यान देने के बाद राणा जी को भी ये अनुभव हुआ कि वो उचित कह रही थी। राणा जी ने सिपाहियों से कहा कि वो आसपास ढूंढे। कुछ ही देर में सभी सिपाही वापस आ गए, लेकिन किसी को चंद्रशेखर का पता नहीं चला। तभी महारानी सामने के एक बड़े से वृक्ष की तरफ बढ़ी। वो वृक्ष बहुत विशाल और घना था। महारानी जैसे ही वृक्ष के पास पहुंची, उन्हें युवराज के इत्र की सुगंध आने लगी। महारानी बिना देर किए युवराज को उसके आसपास झाड़ियों में ढूंढ ही रही, और जैसे ही उन्होंने सहारे के लिए वृक्ष को छुआ तो उनका हाथ वृक्ष के भीतर चला गया, जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित हो उठे। अचानक ऐसा दृश्य देखकर महारानी भी चकित थी। जब महारानी वसुंधरा ने अच्छे से देखा तो उन्हें वृक्ष के ताने में एक विशालकाय खोल दिखाई देने लगा। खोल काफी गहरा और अंधेरा था, जिसमें कोई भी व्यक्ति सरलता से रह सकता था।
वृक्ष का वो खोल लताओं की घनी दीवार से इस प्रकार ढका हुआ था कि बिल्कुल ही अदृश्य था। लताओं को हटाने के बाद भी बहुत कठिनाई से वो दिखाई दे रहा था। महारानी वसुंधरा ने एक मशाल हाथ में लिया और भीतर चली गई। महारानी के पीछे ही राणा कृष्णदेव और कुछ सिपाही भी उस खोलनुमा गुफा में चले गए। जैसे ही उन लोगों ने खोल में प्रवेश किया, वैसे ही झुनकी को कुछ आभास हुआ। आभास होते ही झुनकी हड़बड़ा गई। वो युवराज चंद्रशेखर से दूर हुई ही थी कि तभी महारानी वसुंधरा और राणा जी उनके सम्मुख खड़े हो गए। जब वे उनके सामने थे, उस समय युवराज और झुनकी आपत्तिजनक स्थिति में थे। अपने युवराज को ऐसे देखकर महारानी को चक्कर आ गया और वो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। राणा जी दोनों को अपने साथ महल लेकर गए। महारानी को चेतना आने के बाद दरबार का आयोजन किया गया। बंजारन झुनकी और युवराज चंद्रशेखर को दरबार में लाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। महामंत्री ने युवराज के पक्ष में कहा, राणा जी, इस लड़की ने हमारे युवराज पर काला जादू करके उन्हें अपने नियंत्रण करके उनके साथ अनुचित और अवैध संबंध बनाया है। उद्धरण चिन्ह। राणा जी कुछ कहते उससे पहले ही नगर के कुछ नागरिकों ने विरोधी स्वर में कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, युवराज ने जो किया है, राजपरिवार कुछ भी करे वो कभी गलत हो ही कैसे सकता है। ये सुनते ही सेनापति ने कहा, किसने कही है ये बात? हमारे न्यायप्रिय राजपरिवार पर ऐसा लालक्षण लगाने वाले को इसी वक्त मृत्युदंड मिलना चाहिए। इस पर फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा, हाँ हाँ, हमें तो मृत्यु मिलना ही चाहिए। राजपरिवार की सत्यता जो बता रहे हैं, और आप ठहरे राजपरिवार के पीठू तो सत्य सुन ही कैसे पाओगे। उद्धरण चिन्ह। सेनापति और कुछ सेनानायकों ने अपनी तलवार म्यान से निकालकर अभी खड़े ही हुए थे कि तभी राणा जी अपने स्थान से उठे और बुलंद स्वर में कहा, मौन हो जाए आप सब, अभी तक हम दरबार में उपस्थित है, अतः सभा की गरिमा का स्मरण रखिए और कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दे। उद्धरण चिन्ह। राणा जी को क्रोधित देखकर सभी चुप हो गए। महामंत्री जी ने फिर एक बार युवराज के पक्ष में कहते हुए झुनकी को दोषी ठहराया। राणा जी एकटक होकर युवराज और झुनकी को देखने लगे। तभी प्रजा में से एक युवक आगे आया और कहा, राणा कृष्णदेव रावत जी के निर्णय पर हमें कभी संदेह नहीं किया और नहीं उन्होंने कभी किसी के साथ पक्षपात किया है। CH-68 झुनकी का भाई। अतः मुझे ये विश्वास है कि इस बार भी राणा जी किसी के साथ पक्षपात नहीं होने देंगे, चाहे उनके सामने परिस्थितियां कुछ भी हो, वो अपना धर्म अवश्य निभाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राणा जी बिल्कुल धर्म संकट में आ गए। उन्हें ये समझ नहीं आने लगा कि वो क्या करें। थोड़ी देर विचार करने के पश्चात राणा जी ने कहा, युवराज चंद्रशेखर, आप युवराज हैं, लेकिन राजधर्म और न्याय से ऊपर कोई नहीं और कभी भी नहीं। हमें आपको भी एक समान मानकर न्याय करना होगा। अतः हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में अपराध किसका है, आपका या इस कन्या का। इसलिए हम आपसे जो भी पूछेंगे उसका साफ और सरल शब्दों में उत्तर दीजिए। इतना कहकर राणा जी ने एक लंबी सांस ली और कहा, क्या आप इस कन्या को जानते हैं? चंद्रशेखर ने उत्तर दिया, जी हाँ। राणा जी ने पुनः प्रश्न किया, आप इसे कब से जानते हैं? युवराज ने उत्तर दिया, कुछ माह से। राणा जी ने अगला प्रश्न किया, क्या इस कन्या ने आप पर कोई वशीकरण किया है? युवराज ने उत्तर दिया, जी नहीं। राणा जी ने अगला प्रश्न किया, आपका इस कन्या से क्या संबंध है? युवराज चंद्रशेखर ने उत्तर दिया, हम झुनकी से प्रेम करते हैं और झुनकी भी हमसे प्रेम करती है। राणा जी अंतिम प्रश्न किया, युवराज चंद्रशेखर, आप पर आरोप है कि आपके और इस कन्या के अवैध संबंध है, इस पर आपका क्या कहना है? चंद्रशेखर ने कहा, ये सत्य नहीं है, हम दोनों के मध्य प्रेम संबंध है, न कि अवैध, और हमारे बीच जो हुआ वो दोनों की सहमति से हुआ है। राणा जी चंद्रशेखर की बात सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो उठे और बुलंद शब्दों में बोले, उचित है, अर्थात आप पर जितने भी आरोप लगाए गए थे वो सभी सत्य है। इसलिए हम सूर्यवंशी राणा कृष्णदेव रावत इस सभा में ये घोषणा करता हूं कि चंद्रशेखर को उसके युवराज पद निष्कासित किया जाता है। साथ ही चंद्रशेखर को बंजारन झुनकी से विवाह कर महल का त्याग करना होगा और इनका विवाह आज और इसी महल में होगा। इस निर्णय से महामंत्री बल्लभ जी और सेनानायक सूरतन सिंह प्रसन्न नहीं थे, इसलिए उन्होंने विरोध करने का प्रयास किया, परंतु राणा जी अत्यधिक कुपित थे, जिस कारण किसी ने कुछ नहीं कहा। राणा जी सभा को समाप्त कर बाहर चले गए। राणा जी के आदेशानुसार राजपुरोहित जी को बुलाकर विवाह का आयोजन किया गया। चंद्रशेखर और झुनकी विवाह मंडप में आकर बैठ गए। राजपुरोहित जी ने विवाह के रस्मों को शुरू किया। एक एक करके सभी रस्में और वचन लिए जा रहे थे। कुछ समय बाद सभी रस्म पूरे हो गए और सभी वचन लिए जा चुके थे। अब एक अंतिम रस्म बाकी रह गया था, जिसे वहां की परंपरा अनुसार वधू का भाई या कोई परिचित व्यक्ति करता था, जिसके लिए राजपुरोहित ने झुनकी के भाई को बुलवाया था। इसलिए राजपुरोहित जी ने झुनकी से कहा, पुत्री, क्या तुम्हारा कोई भाई है या कोई भी सगे रिश्तेदार इत्यादि? ये सुनकर पूरी सभा में एक खामोशी छा गई। सभी लोग झुनकी की तरफ देख रहे थे। झुनकी सोच में पड़ गई कि वो इसके लिए राजपुरोहित को क्या कहे। तभी राणा कृष्णदेव रावत ने कहा, बताओ कन्या, क्या तुम्हारे काबिले या परिवार का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे साथ है? उद्धरण चिन्ह। झुनकी सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या बोलूं, कि तभी भीड़ में से एक आवाज आई, मैं हूं। उस आवाज को सुनकर सभी उसी तरफ देखने लगे कि देखते ही देखते एक हटा कटा युवक भीड़ को चीरता हुआ बाहर आया और आकर राजपुरोहित जी के सामने खड़ा हो गया। उस युवक ने राजपुरोहित जी से कहा, राजपुरोहित जी और राणा जी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम बलदेव है, मैं घुमंतु बंजारे के कबीले का सदस्य हूँ। मेरी कोई बहन नहीं है, इसलिए मैं हर अकेली लड़की को अपनी बहन मानता हूँ, और झुनकी तो मेरी सगी बहन की तरह हुई। इतना कहकर बलदेव चुप हो गया और राणा जी की तरफ देखने लगा। तभी प्रजा से एक आवाज आई, जो उस नगर के सबसे वृद्ध आदमी थे। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है, इस तरह के सोच की आवश्यकता है हमारे समाज को।
परंतु बेटा तुम किसी दूसरे कबीले के हो और ये किसी दूसरे कबीले से हैं, तो इसे में ये तुम्हारी सगी बहन की तरह कैसे हो गई, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। इस पर बलदेव ने कहा, काका जिस तरह इस नगर का प्रत्येक व्यक्ति आपको काका कहता है और आपका सम्मान करता है और आप उन्हें अपने बच्चे सा प्रेम करते हैं, ठीक उसी तरह। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी चुप हो गए। बलदेव ने आगे कहा, अतः यदि आप मुझे आज्ञा दे तो क्या मैं इस रस्म को निभाना चाहता हूँ। राजपुरोहित जी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें ये सब तूफान आने के संकेत लग रहे थे, लेकिन राणा जी के आदेश के आगे सभी विवश थे। इसलिए राजपुरोहित जी ने उस युवक से कहा, जी आप ये रस्म बिल्कुल पूरी कर सकते हैं। राजपुरोहित की आज्ञा मिलते ही बलदेव रस्म पूरी करने के लिए बैठ गया। थोड़ी ही देर में विवाह संपन्न हो गया। विवाह के पश्चात चंद्रशेखर और झुनकी को महल से निकाल दिया गया और नगर से चले जाने को कहा। चंद्रशेखर और झुनकी नगर से बाहर जंगल की तरफ चले जा रहे थे। चलते चलते झुनकी ने चंद्रशेखर से कहा, हम जा कहाँ रहे हैं। इस पर चंद्रशेखर ने कोई जवाब नहीं दिया और चलता रहा। झुनकी ने फिर पूछा, लेकिन इस बार भी चंद्रशेखर चुप था। चलते चलते अंधेरा हो गया था, इसलिए चंद्रशेखर ने झुनकी से कहा, झुनकी देखो अंधेरा हो चुका है और रोशनी के लिए हमारे पास मशाल भी नहीं है, इसलिए हमें आज इसी पेड़ के नीचे रात बितानी होगी। इतना कहकर चंद्रशेखर एक पेड़ के नीचे रुक गया। झुनकी भी थक चुकी थी, इसलिए वो भी पेड़ के नीचे पेड़ से लगकर आराम करने लगी। थोड़ा आराम करने के बाद दोनों ने पानी पिया। पानी पीकर उन्हें थोड़ी राहत मिले, जिस कारण कुछ ही देर में उनकी आंख लग गई और दोनों बिना कुछ खाए ही सो गए। धीरे धीरे रात गहराने लगी थी। CH-69 कौन है वो के तभी झुनकी को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। झुनकी ने झटके से अपनी आंख खोली, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। जंगल में झिंगुरों और सियारों के रोने की आवाज माहौल को अधिक भयावह बना रही थी। झुनकी ने इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरा घना होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, जिस कारण झुनकी वापस से अपने जगह पर बैठी और थोड़ी ही देर में फिर से झुनकी की आंख लग गई और वो सो गई। अब सुबह होने को थी। आकाश में पंछियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। इस शोरगुल से झुनकी और चंद्रशेखर भी उठ गए थे। झुनकी अभी अंगड़ाई ले ही रही थी कि तभी चंद्रशेखर ने कहा, जल्दी उठो और चलो, हमें और आगे जाना है। आगे का नाम सुनते ही झुनकी थोड़ा जल्लाने लगी, लेकिन वो इस समय कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने बिना कुछ कहे ही चंद्रशेखर के साथ चलने लगी। थोड़ी ही देर में दोनों जंगल से बाहर निकल गए और एक नदी के किनारे पहुंचकर रुक गए। झुनकी ने चंद्रशेखर से पूछा, ये हम कहाँ पर है। चंद्रशेखर मुस्कुराते हुए नदी के उस पार सामने देखते हुए बोला, वो सामने सुंदर सा गुलाब के फूलों का बगीचा दिखाई दे रहा है। झुनकी सामने नदी के दूसरे किनारे पर उगे सुंदर खूबसूरत से गुलाब के बागान को देखते हुए बोली, हाँ। इस पर चंद्रशेखर ने कहा, उस स्थान से शुरू होती है चंदनगढ़ की सीमा। झुनकी आश्चर्य में बोली, तो क्या हो गया, आप हमें यहाँ क्यों ले आए हैं। चंद्रशेखर ने कहा, आज से हम दोनों यहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी राज्य का अधिकार नहीं है, परंतु हमारा सब पर है। उद्धरण चिन्ह। झुनकी को चंद्रशेखर को कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए उसने चंद्रशेखर से कहा, मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं। इस पर चंद्रशेखर ने कहा, देखो हमें कुंतलगढ़ से बहिष्कृत किया गया है, इसलिए हम वहां नहीं जा सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे राज्य में तो जा सकते हैं न, इसलिए अब हम यहीं रहेंगे। चंद्रशेखर का कहना अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि झुनकी बोल पड़ी, हम अपने राज्य में नहीं जा सकते हैं, लेकिन दूसरे राज्य में तो रह सकते हैं ना। इस पर चंद्रशेखर ने कहा, हम रह तो सकते हैं, लेकिन इससे पिता महाराज का अपमान होगा और ये हम कभी होने नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम दोनों को यही रहना होगा। इतना कहकर झुनकी को उसी नदी के तट पर छोड़कर चंद्रशेखर वन में चला गया। थोड़ी देर बाद चंद्रशेखर कुछ बांस अपने साथ लेकर आया और झोपड़ी बंधने लगा। दोपहर तक उसकी झोपड़ी बनाकर तैयार हो गई। उसी के साथ चंद्रशेखर कुछ कंदमूल भी ले आया और उस रोज उन्होंने वही भोजन करके अपना दिन गुजारा। कुछ देर आराम के बाद शाम होने पर चंद्रशेखर फिर से वन में गया और थोड़े कंदमूल और कुछ जंगली फल लेकर वापस आया। वापस आते ही उसने झुनकी को आवाज दिया, लेकिन झोपड़े में थी ही नहीं। अपनी पत्नी को झोपड़े में न पाकर चंद्रशेखर उसे नदी के आसपास ढूंढने लगा। झुनकी को ढूंढते ढूंढते चंद्रशेखर थोड़ा दूर आ गया, लेकिन फिर भी झुनकी उसे नहीं मिल रही थी। चंद्रशेखर अब बहुत थक चुका था, इसलिए वो एक जगह बैठ गया। थोड़ी देर बाद अब वो घर वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी उसे ऐसा एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे से तेजी से गुजरा हो। चंद्रशेखर झटके से पीछे मुड़ा के तभी झुनकी उसके सामने आ गई। अचानक झुनकी को देखकर चंद्रशेखर थोड़ा घबरा गया। चंद्रशेखर को घबराया हुआ देखकर झुनकी हंसते हुए बोले, कैसे राजकुमार है आप, एक लड़की से डर गए। इस पर चंद्रशेखर ने गुस्से से कहा, कहाँ चली गई थी तुम। झुनकी ने उत्तर दिया, वो आप कंदमूल लाने जंगल चले गए थे, इसलिए मैं नदी में मछलियां पकड़ने चली आई। चंद्रशेखर कुछ और कहे उससे पहले ही झुनकी ने कहा, अब घर नहीं जाना क्या। दोनों बातें करते हुए घर वापस आए। कुछ ही देर में भोजन बनकर तैयार होगा और दोनों ने भोजन कर दोनों सोने के लिए आ गए। चंद्रशेखर ने झुनकी को चूमने की कोशिश की, लेकिन झुनकी ने मना कर दिया। चंद्रशेखर बिना कुछ कहे ही दूसरी तरफ अपना मुंह करके अपनी आंखें बंद कर ली। तभी झुनकी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और अपनी तरफ पलटकर उसके सीने पर अपने नाखून को उसे चुभोने लगा। थोड़ी ही देर में चंद्रशेखर को एक गहरी नींद आ गई और वो सो गया। उसके सोते ही झुनकी बिस्तर से उठी और अपनी कपड़ों की पोटली को खोली ला और उससे एक और छोटी गठरी निकली, जिसमें एक काली साड़ी थी, और अपने सारे कपड़े निकालकर उसे पहन लिया। रात्रि अपने मध्य में आ पहुंची थी।
झुनकी उस साड़ी को पहनकर झोपड़ी से बाहर निकल गई और दक्षिण दिशा में आगे चलने लगी, जिस दिशा में वो आज शाम में गई थी। अपने हाथ में एक मन सी जल रही मशाल लेकर झुनकी धीरे धीरे उसी तरफ चली जा रही थी। थोड़ी ही देर में एक स्थान पर जाकर रुक गई और नीचे बैठकर भूमि पर कुछ आकृति बनाने लगी। कुछ ही समय में उसने एक गोल और उसके अंदर दो तारे, एक उल्टा और एक सीधा सितारा बना दिया और उसके कलाकृति के मध्य में जाकर बैठ गई और कुछ बुदबुदाने लगी। कुछ ही समय में उसके चारों तरफ एक रोशनी फैलने लगी और हर तरफ उजाला हो गया। जैसे जैसे झुनकी की मंत्र की आवाज तेज हो रही थी, उसी के साथ उसके आसपास रोशनी बढ़ रही थी। तभी झुनकी के पीछे से कोई साया गुजरा, जिसका एहसास भी झुनकी को ठीक से नहीं हो पाया। झुनकी अपनी क्रिया लगातार कर रही थी, तभी उसके आगे से फिर कोई चीज गुजरी। इस बार झुनकी ने उसे अनुभव कर लिया था। झुनकी मंत्र बोलना छोड़कर अपने सामने अंधेरे में देखने का प्रयास करने लगी कि उसके सामने से अभी अभी क्या निकला था। झुनकी कुछ देख पाए उससे पहले ही उसी आसपास फैली हुई रोशनी काम होने लगी, जिसे देखकर झुनकी गुस्से से बोली, कौन है तुम? उद्धरण चिन्ह CH70 काली किताब। झुनकी कुछ देख पाए उससे पहले ही उसी आसपास फैली हुई रोशनी काम होने लगी, जिसे देखकर झुनकी गुस्से से बोली, कौन है तुम? उद्धरण चिन्ह। झुनकी के आसपास लगातार रोशनी काम हो रही थी, जिस कारण अब उसे थोड़ा कम दिखाई देने लगा। झुनकी फिर गुस्से से चिल्लाई, कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं? झुनकी के बार बार पूछने के बाद भी न तो कोई जवाब आ रहा था और न ही कोई सामने ही आ रहा था। तभी किस चीज से झुनकी के हाथों पर खरोच लग गई और खून बहने लगा। ये सब देखकर झुनकी गुस्से से लाल हो गई। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। झुनकी ने गुस्से में अपना हाथ ऊपर उठा ही था कि तभी उसकी नजर आसमान पर पड़ी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि अब कुछ ही समय में सुबह हो जाएगी। ये देखकर झुनकी बिना देर किए अपनी झोपड़ी की तरफ वापस चली गई। वो बहुत तेजी से घर पहुंची तो उसने देखा कि चंद्रशेखर अभी भी सोया हुआ है। उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले और चंद्रशेखर के पास आकर लेट गई। अभी कुछ समय ही हुआ था कि चंद्रशेखर की नींद खुली। उसने देखा कि झुनकी चुपचाप आराम से सो रही थी। ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। उसने झुनकी का माथा चूमा और उठकर घर से बाहर निकल गया। उसके जाते ही झुनकी उठकर बैठ गई और अपना हाथ देखकर सोचने लगी कि आखिर वो था क्या। झुनकी इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि दरवाजे से चंद्रशेखर की आवाज सुनाई दी, उठ गई तुम? शुभ प्रभात। झुनकी अपने ख्यालों से बाहर आए और उसे भी शुभ प्रभात कहा। चंद्रशेखर ने झुनकी से कहा, झुनकी यदि खाने को कुछ हो तो ले आओ, हम दोनों उसे खा लेते हैं। फिर मैं नगर में जाकर कुछ काम करके शाम में खाने की व्यवस्था कर लूंगा। झुनकी बिना कुछ कहे ही झोपड़े के एक कोन में गई और पत्तियों से ढकी हुई एक पत्ते की टोकरी लेकर चंद्रशेखर के पास आई और बोली, जी युवराज, अभी तो यही है। चंद्रशेखर ने टोकरी में देखा तो उसे केवल कुछ केले और 2 अमरूद मिले, जिसमें से एक अमरूद लेकर चंद्रशेखर वहां से चला गया। चंद्रशेखर के जाते ही झुनकी ने जल्दी से जाकर झोपड़े का दरवाजा बंद किया और अपने कपड़े की पोटली के पास जाकर बैठ गई। झुनकी उस गठरी को घूरे जा रही थी। थोड़ी देर उसे निहारने के बाद उसने उसमें हाथ डाला और कुछ ढूंढने लगी। कुछ देर ढूंढने के बाद झुनकी के चेहरे पर एक अद्भुत खुशी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि उसे कोई खजाना मिल गया हो। झुनकी ने झटके के साथ अपना हाथ बाहर निकल लिया। जब झुनकी का हाथ उस पोटली से बाहर आया तो उसके हाथ में एक पुरानी सी थोड़ी फटी सी किताब थी। वो किताब बहुत पुरानी और अजीब सी लग रही थी। उस किताब का रंग बिल्कुल मटमैली सी काली थी। उस किताब को देखकर झुनकी की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी, जैसे मानो कि उसे कोई बड़ा सा दबा हुआ खजाना मिल गया हो। झुनकी उस किताब को अपने सामने रख लिया और उठकर घर से बाहर झांकने चली गई। जब वो इस बात से निश्चिंत हो गई कि उसे और उस किताब को वहां देखने वाला कोई नहीं है, तब उसने उस किताब को प्रणाम किया और एक मंत्र बोलना शुरू किया। ओम रिन रिन आक्षते आक्षो क्लीम रिन फट स्वधा। मंत्र समाप्त होते हो ही झुनकी ने किताब खोला। वो किताब कोई साधारण किताब नहीं थी, बल्कि वो तो कपाल भैरवी के बीज मंत्रों की किताब थी। जो भी मनुष्य उस पुस्तक को अच्छे से पढ़कर उसमें बताए गए सभी क्रियाओं को अच्छे से करेगा, उसे कपाल भैरवी या कपाल भैरव की सिद्धि प्राप्त हो जाती। और झुनकी के लिए वो पुस्तक किसी खजाने से कम नहीं था, क्योंकि झुनकी एक डायन थी जो कहीं भी एकांत स्थान, शमशान या कब्रिस्तान में अपनी साधना करके अपनी शक्तियों को बढ़ा लेती थी। झुनकी जैसी दायने किसी भी नौजवान मर्द या जवान औरत को अपना शिकार बनाती थी और उसे मारकर उसका खून पी जाती थी, जिसके कारण उसी उम्र और शक्ति दोनों कभी बूढ़ी नहीं होती थी। लेकिन झुनकी ने चंद्रशेखर से इसलिए विवाह किया क्योंकि चंद्रशेखर सूर्यवंशी था और एक सूर्यवंशी की नवजात संतान का खून उसे बहुत शक्तिशाली बना देती। इसी लालच में झुनकी ने चंद्रशेखर से विवाह किया था। झुनकी पूरे दिन उस किताब को पढ़ रही थी। किताब पढ़ते पढ़ते शाम हो गई और चंद्रशेखर घर वापस आ गया था। झुनकी अभी भी वो किताब पढ़ ही रही थी और चंद्रशेखर घर में घुस ही रहा था कि तभी उसका सर झोपड़ी को छत से टकराया, जिसकी आवाज से झुनकी चौकन्ना हो गई और उसने किताब को छिपा दिया। चंद्रशेखर घर के भीतर आया। उसके आते ही झुनकी ने उसे पानी दिया और चंद्रशेखर के हाथ से सामान लेकर भीतर चली गई। थोड़ी ही देर में उसने खाना बना लिया और चंद्रशेखर को खिलाने लगी। दोनों ने भोजन किया और विश्राम करने आए। न जाने चंद्रशेखर को क्या हुआ, वो तुरंत सो गया। झुनकी कल की ही तरह आज भी काली साड़ी पहनकर घर के दक्षिण में बने पुराने कब्रिस्तान की तरफ चली गई। कब्रिस्तान पहुंचकर झुनकी ने फिर एक कलाकृति बनाई और उसके अंदर बैठ गई और मंत्रोच्चारण करने लगी। कुछ ही देर में आज भी कल की तरह ही चारों तरफ रोशनी फैलने लगी
और तीव्र मंत्रोच्चार से रोशनी बढ़ने लगी। तभी फिर से कोई उसके सामने से गुजरा। झुनकी आज पूरी तैयारी के साथ आई थी। जैसे ही वो चीज झुनकी के करीब आई, झुनकी ने उसे एक ही झटके में पकड़ लिया और अपने सामने पटक दिया। तभी झुनकी के सामने एक आदमी उठकर खड़ा हुआ और बोला, वाह, शक्ति के साथ साथ फुर्ती और अक्ल भी है, वाह। ये सुनकर झुनकी झल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम और मेरा पीछा कर क्यों रहे हो? इससे पहले मेरे भाई बनकर आए और आज हवा बनकर। उद्धरण चिन्ह CH71 तांत्रिक काली। ये सुनकर झुनकी झल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम और मेरा पीछा कर क्यों रहे हो? इससे पहले मेरे भाई बनकर आए और आज हवा बनकर। उद्धरण चिन्ह। इस पर उस व्यक्ति कहा, मेरा नाम तांत्रिक काली है, मैं भी तुम्हारी ही तरह कपाल भैरव बनना चाहता हूँ और अनंत काली शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। ये सुनकर झुनकी झल्लाते हुए बोली, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं थोड़ी तुम्हें कपाल भैरव बना सकती हूँ। झुनकी की बात सुनकर काली जोर जोर से हंसते हुए बोला, झुनकी तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम कौन हो, तुम्हारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है और किस प्रकार तुमने चंद्रशेखर पर वशीकरण करके उससे विवाह किया और उसे विवाह क्यों किया ये भी जानता हूँ मैं। और अब यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम एक डायन हो और वशीकरण से तुमने चंद्रशेखर से विवाह किया है। उसके बाद काली ने अभी इतना ही कहा था कि ये सब सुनकर झुनकी चुप हो गई और शांत लहजे में बोली, तुम मुझसे चाहते क्या हो? काली ने गंभीर शब्द में कहा, शाबरमणि। शाबरमणि का नाम सुनकर झुनकी सोच में पड़ गई। काली ने झुनकी से कहा, क्या सोचने लग गई तुम? झुनकी ने उत्तर दिया, ये शाबरमणि होती क्या है और मैं तुम्हें ये कहां से लाकर दूं जब मुझे बारे में कुछ भी पता नहीं है। काली ने कहा, चंद्रशेखर एक सूर्यवंशी है और उसके कुलदेवता के मंदिर में उसके गर्भगृह में एक मूर्ति है जिसके सर पर वो शाबरमणि जड़ा हुआ है, मुझे बस वो चाहिए। झुनकी ने काली से कहा, उससे क्या होगा? इस पर काली ने कहा, उस शाबरमणि में अपार शक्ति है, या ये कह लो कि वो एक शक्तिपुंज है जिसकी प्राप्ति से मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। झुनकी ने काली से कहा, तो इसमें मैं कैसे तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ? जब तुम उसके विषय में इतना जानते ही हो तो तुम उसे स्वयं ही क्यों नहीं ले आते हो? इस पर काली ने कहा, यदि ऐसा संभव होता तो मैं उसे कब का प्राप्त कर लेता। वो कोई साधारण मंदिर नहीं है, वो एक दिव्य मंदिर है और गुप्त भी उसके अंदर केवल वही लोग जा सकते हैं जिसको भीतर आने की आज्ञा स्वयं वहां के देवता और रक्षकों ने दी हो। झुनकी ने फिर प्रश्न किया, तो मैं उसे कैसे प्राप्त करूंगी? इस पर काली ने बताया कि चंद्रशेखर उसी कुल का वंशज है, इसलिए वो उस मंदिर में आ जा सकता है। झुनकी ने अंतिम प्रश्न किया, इससे मुझे क्या लाभ होगा? काली ने कहा, यदि वो शाबरमणि मुझे मिल गई तो मैं तुम्हें कपाल भैरवी बनने में सहायता करूंगा और मृत्युंजय यज्ञ करने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मृत्युंजय यज्ञ का नाम सुनकर झुनकी काली का काम करने को तैयार हो गई, क्योंकि मृत्युंजय यज्ञ कोई सामान्य यज्ञ नहीं था, बल्कि वो एक दुर्लभ योग में होने वाला एक अति दुर्लभ और दुष्कर यज्ञ था जिसके विषय में झुनकी ने सुना था, परंतु उसकी क्रिया विधि उसे नहीं आती थी। झुनकी और तांत्रिक काली के बीच एक समझौता हो गया था जिसके अनुसार दोनों एक दूसरे की सहायता करने वाले थे। सुबह होने को थी, इसलिए झुनकी अपने घर और काली अपनी निवास स्थान पर चला गया। कल की ही भांति आज भी चंद्रशेखर काम के लिए घर से निकल गया और झुनकी अपनी पुस्तक को खोलकर पढ़ने लगी। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। एक दिन झुनकी ने चंद्रशेखर को अपने झूठे मोह में फंसा लिया और चंद्रेशेखर से उस पवित्र गुप्त मंदिर के विषय में पूछने लगी। चंद्रशेखर भले ही उसके वश में था, परंतु अभी भी उसे अपने वंश और अपने राज्य के गुप्त बातें और उसके लिए बनाए गए नियम दोनों भली भांति याद थे। इसलिए चंद्रशेखर ने बात को काटने के लिए हंसते हुए कहा, कौन सा गुप्त मंदिर और किसने कह दिया कि हमारे राजपरिवार के पास कोई गुप्त मंदिर का रहस्य है? और रही बात हमारे कुलदेवता के मंदिर की, तो हमारे नगर के उत्तर दिशा के अंतिम छोर पर है और वहां तो हम लोग तो क्या नगर का प्रत्येक व्यक्ति जा सकता है, तो अब बताओ इसमें गुप्त क्या है? झुनकी इसके बारे में सीधे सीधे नहीं पूछ सकती थी, इसलिए उसने इस पर और बात कारण उचित नहीं समझा और कुछ भी बोले बिना वहां से चली गई। झुनकी समझ चुकी थी कि इस तरह उसे उस मंदिर के विषय में कुछ पता नहीं चलेगा, उसे अब नगर में जाने के लिए कुछ करना था। झुनकी कुछ सोचने लगी। थोड़ी ही देर में उसके चेहरे पर इस कातिल मुस्कान आई और वो सीधे कब्रिस्तान पहुंच गई। उसने एक तंत्र क्रिया की और एक जीवित पंछी को गला मरोड़ कर मार दिया और उठकर घर आकर सो गई। सुबह हुई और प्रतिदिन की तरह चंद्रशेखर अपने काम के लिए निकल ही रहा था कि तभी एक चील उड़ता हुआ उसके पास आया और उसके हाथ पर बैठ गया। चील के पैर में एक संदेश था। चंद्रशेखर ने उसे लिया और उसे पढ़ा। उसे पढ़ते ही उसके हाथों से वो पत्र गिर गया और उसके साथ साथ चंद्रशेखर भी सन्न रह गया। झुनकी ने उस पत्र को उठाया, लेकिन वो पत्र तो बिल्कुल कोरा था। उसे देखकर झुनकी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने चंद्रशेखर से पूछा, युवराज क्या बात है, बताए। चंद्रशेखर ने भावुक होते हुए भारी आवाज में बोले, गुप्त संदेश था। रानी माँ और पिता महाराज का देहांत हो गया और राजपुरोहित जी और महामंत्री जी ने मुझे बुलाया है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर चंद्रशेखर फूट फूट कर रोने लगा। राणा जी और महारानी की मृत्यु का समाचार सुनकर झुनकी के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आई। झूठी सांत्वना देते हुए झुनकी बोली, हे ईश्वर, ये कैसी विपदा आपने हमारे युवराज और हमारी कुंतलगढ़ की प्रजा पर डाल दी है। अब कौन उनका पालन करेगा? चंद्रशेखर उठा और झुनकी से बोला, हमें अभी इसी क्षण नगर वापस जाना है, चलो। इस पर झुनकी ने कहा, नगर जाना है, परंतु कैसे? राणा जी ने तो हमें देश निकल दिया है ना। CH72 जनता दरबार। चंद्रशेखर उठा और झुनकी से बोला, हमें अभी इसी क्षण नगर वापस जाना है, चलो। इस पर झुनकी ने कहा, नगर जाना है, परंतु कैसे? राणा जी ने तो हमें देश निकल दिया है ना।
आप राणा जी के आज्ञा का उल्लंघन कैसे करेंगे? इस पर चंद्रशेखर बोला, हम राणा जी के आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे और युवराज चंद्रशेखर नगर में कभी प्रवेश नहीं करेगा। परंतु एक बेटा तो अपने माता पिता के अंतिम दर्शन कर ही सकता है ना, इसलिए हम वहां एक युवराज और राजदोषी बनकर नहीं जाऊंगा, बल्कि हम वहां एक पुत्र बनकर जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन झुनकी इसे आगे कुछ कहे उससे पहले ही चंद्रशेखर कुंतलगढ़ के लिए निकल गया। झुनकी जो चाहती थी वो हो चुका था, इसलिए झुनकी मंद मंद मुस्कुराते हुए चंद्रशेखर के पीछे आने लगी। शाम हो चली थी और चंद्रशेखर अभी भी नगर से कुछ दूरी पर था। थोड़ा और आगे जाने पर नगर की सीमा शुरू होने वाली थी, जहां कुंतलगढ़ की पहली सैन्य चौकी बनी हुई थी। चौकी के पास पहुंचकर चंद्रशेखर ने देखा कि उसको लेने के लिए कुछ सैनिक वहां पर खड़े थे। चंद्रशेखर के सीमा में प्रवेश करते ही सैनिकों ने मंद स्वर में उन्हें अपने साथ चलने को कहा। चंद्रशेखर खुद घोड़े पर बैठ गया और झुनकी को पालकी में बिठाकर महल को तरफ चला गया। महल में महामंत्री जी और राजपुरोहित जी दोनों चंद्रशेखर की प्रतीक्षा कर रहे थे। आते ही चंद्रशेखर ने अपने माता पिता के पार्थिव शरीर को प्रणाम किया और उसके पास बैठ गए। झुनकी भी पालकी से उतरकर राणा जी और महारानी के शव को प्रणाम किया और वहां खड़े एक सिपाही को अपने पास बुलाकर कहा, सुनो, मैं दिन भर के सफर से थक चुकी हूँ, मेरे स्नान, भोजन और विश्राम की व्यवस्था कराओ और एक दासी को मेरी सेवा में भेजो। उद्धरण चिन्ह। सैनिक विवशता पूर्वक झुनकी की आज्ञा का पालन करने चला गया। सेनानायक ने ये सब देखा और सुना। झुनकी के ऐसे व्यवहार के लिए रुदाल सिंह क्रोध से भर गया। क्रोधित रुदाल सिंह झुनकी के पास जा ही रहा था कि तभी महामंत्री तोमर सिंह ने रुदाल सिंह को रोकते हुए कहा, नहीं सूरतन सिंह, अभी नहीं। रुदाल सिंह ने तोमर सिंह जी की आज्ञा को मान लिया और अपने गुस्से को पी गया। कुछ समय बाद राजपुरोहित जी ने कहा, बेटा चंद्रशेखर, थक गए होगे, जाओ और जाकर थोड़ा विश्राम कर लो। इस पर चंद्रशेखर ने कहा, नहीं राजपुरोहित जी, जब हमें अपने पिता महाराज के साथ होना चाहिए था तो उस समय हम अपने निजी स्वार्थ के कारण उनके साथ न रह सके, इसलिए कृपा करके अब हमें यहाँ से कहीं मत भेजिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। चंद्रशेखर की बात सुनकर राजपुरोहित जी भाव विभोर हो और बिना कुछ कहे ही वहां से चले गए। जहां एक तरफ चंद्रशेखर पूरी रात अपने माता पिता शव के पास रहे, तो वहीं दूसरी तरफ झुनकी ने सारे राजसी भोग एक बार में ही भोग लेना चाहती थी। सुबह होते ही राणा जी और महारानी के अंतिम शव यात्रा की तैयारियां शुरू हुई। राणा जी और महारानी के शव को पूरे नगर में घुमाया गया। सारी प्रजा अपने पिता रूपी राणा जी और माता रूपी महारानी वसुंधरा की मृत्यु पर आंसू बहा रही थी, लेकिन झुनकी अपने सोहला श्रृंगार में लगी हुई थी। राणा जी और महारानी के दाह संस्कार के बाद सभी अपने अपने घर लौट आए। उस दिन पूरे नगर में से किसी के घर भी खाना नहीं बना था। पूरी प्रजा शोक में डूबी हुई थी, लेकिन झुनकी राजसी वैभव भोगने में व्यस्त थी। दूसरी दिन सुबह जनता दरबार लगाया गया, जहां पर महामंत्री तोमर सिंह और राजपुरोहित सत्यानंद जी ने उस सभा को संबोधित किया। राजपुरोहित जी ने कहना शुरू किया, मेरे प्यारे कुंतलगढ़ की प्रजा, मैं सत्यानंद और महामंत्री तोमर सिंह आप सबका आज इस जनता दरबार में स्वागत करते हैं। इसके आगे तोमर सिंह ने कहना शुरू किया, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, को हमारे प्राण प्रिय राणा जी माता तुल्य महारानी वसुंधरा अब इस धरा पर नहीं रही और हम सबको अनाथ छोड़कर चले गए। चूंकि अब इस राज्य में कोई भी राजा नहीं है, अतः शत्रु राज्य इसका लाभ उठाने का प्रयास अवश्य करेंगे और इस नगर को हड़पने का प्रयास भी करेंगे। ऐसा न हो, इसलिए मंत्री परिषद ने ये निर्णय किया है कि चूंकि राणा जी की कोई और संतान नहीं है, इसलिए चंद्रशेखर के देश निकले के आदेश को खारिज करते हुए उनको पुनः युवराज पद देकर उसके पश्चात राणा बनाकर नगर को सुरक्षित करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके अतिरिक्त दूसरा कोई भी इस पद के योग्य नहीं पाया गया है। इसलिए मंत्री परिषद चाहता है कि चंद्रशेखर को राणा बना दिया जाए, लेकिन मंत्री परिषद ने अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रजा को दिया है, इसलिए इस जनता दरबार का आयोजन किया गया है। अतः आप स्वयं ही अपने राणा का चुनाव करें, इसके लिए आप सब स्वतंत्र हैं। जिस विचार की बहुमत पाई जाएगी उसे ही अंतिम निर्णय माना जाएगा। धन्यवाद। इतना कहकर महामंत्री तोमर सिंह ने सैनिकों को इशारा किया। इशारा मिलते ही सैनिकों ने कागज के छोटे छोटे टुकड़े सभी प्रजा में बांट दी और एक बड़ी सी टोकरी को दरबार के मध्य में रख दिया। पर्ची बांटने के पश्चात राजपुरोहित जी एक बार फिर से कहा, कुंतलगढ़ की प्रिय प्रजा, आप सब अपना उत्तर आज शाम तक लिखकर यहाँ सामने पड़ी टोकरी में डाल दे और कल इस पर्ची को देखकर मंत्री परिषद अपना निर्णय सुनाएगी। सभी लोग पर्ची लेकर वापस लौट गई, लेकिन ये बातें सुनकर चंद्रशेखर हैरान होकर बोला, महामंत्री जी, राजपुरोहित जी, ये सब क्या था? राणा जी की आज्ञा अनुसार हम एक अपराधी है, तो हमारा राज्याभिषेक कैसे हो सकता है? इस पर राजपुरोहित जी चंद्रशेखर से कहा, पुत्र, ये राजनीति और लोक कल्याण जो है वो एक यज्ञ की भांति होता है। इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए एक निश्चित समय पर आपको अपने कर्तव्यों को आहुति देनी ही होगी। अर्थात इस समय इस राज्य को एक ऐसे राजा और पिता को आवश्यक है जैसे आपके पिता महाराज थे, और आपसे अच्छा इस समय और कौन होगा। CH 73 राणा चंद्रशेखर। अर्थात इस समय इस राज्य को एक ऐसे राजा और पिता की आवश्यक है जैसे आपके पिता महाराज थे, और इस समय आपसे अच्छा विकल्प और कौन होगा। इसलिए हमने ऐसा किया, परंतु यदि अब आप अपने पूर्वजों की इस अमूल्य धरोहर को नहीं संभालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप जाने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। इतना कहकर महामंत्री जी और राजपुरोहित जी दोनों वहां से चले। कुछ समय में पूरा जानता दरबार खाली हो गया। चंद्रशेखर अभी भी इसी दुविधा में था, वो अब क्या करे, अपने राणा जी आज्ञा माने या मंत्री परिषद की। देखते ही देखते रात हो गई, सभी विश्राम करने को चले गए।
चंद्रशेखर भी जब अपनी मन की दुविधा लेकर झुनकी के पास गया तो देखा कि झुनकी राजभोग में मदमस्त हुई सो रही थी और कुछ दासियां उसे पंखा कर रही थी। चंद्रशेखर ने सभी को जाने की आज्ञा दी। सभी दासी कक्ष से तत्काल ही निकल गई। अचानक हवा रुक जाने के कारण झुनकी झल्लाते हुई उठी और चिल्लाई, क्या कर रही हो सबकी सब, मैं सबको मृत्युदंड दे दूंगी। जब उसने अच्छे से देखा तो पाया कि कक्ष में चंद्रशेखर के अतिरिक्त और कोई नहीं है। उसने चंद्रशेखर से कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मानो चंद्रशेखर के क्रोध की सीमा न रही और वो गुस्से से बोला, ये हमारा कक्ष और महल है और तुम क्या कर रही हो? अभी हमारे माता पिता की चिता ठंडी नहीं हुई है और तुम ये सब कर रही हो। इस पर झुनकी बोली, होंगे वो आपके माता पिता, लेकिन हमारे लिए केवल एक क्रूर राजा थे, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है, इसलिए मुझे इस सबसे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब मुझे सोने दे। इतना कहकर झुनकी अपना मुंह ढककर सो गई। चंद्रशेखर उसे ऐसे व्यवहार से बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन वो इस समय कुछ कहने की हालत में नहीं था, इसलिए वो वहां से उठकर बाहर चला गया। दूसरे दिन सुबह फिर एक बार जनता दरबार लगा और फिर से वही मुद्दा उठ खड़ा हुआ। सभी मतों की गिनती की जा चुकी थी, जिससे ये पता चल रहा था कि अधिकतर प्रजा चंद्रशेखर को ही राणा बनाना चाहती है। महामंत्री ने प्रसन्नता से कहा, आप सबका आभार कि आपने मंत्री परिषद के निर्णय को स्वीकार किया, इसके लिए हम और पूरा मंत्री परिषद आप सबका आभारी है। महामंत्री जी की बात खत्म होते ही चंद्रशेखर ने कहा, प्रिय प्रजा, आप सब हमारे कुंतलगढ़ परिवार के सदस्य हैं। हम आप सबके निर्णय का सम्मान करते हैं, परंतु हमें क्षमा करें, क्योंकि हम ये राणा का पद स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पिता महाराज राणा कृष्णदेव रावत जी ने इसी तरह एक दरबार में हमें देश निकल दिया था और हम उनके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर चंद्रशेखर जाने को हुआ ही था कि तभी एक छोटे से बच्चे ने चंद्रशेखर का पैर पकड़ लिया और कहने लगा कि कैसे एक युद्ध में जब राणा जी स्वस्थ नहीं थे तो उसके पिता को शत्रुओं ने मार दिया था, जिस कारण वो अनाथ हो चुका था, लेकिन राणा जी ने उसे एक पिता का प्रेम दिया था। इसलिए उसकी ये प्रार्थना थी कि चंद्रशेखर ही उस राज्य के नए राणा बने, अन्यथा उसकी अनुपस्थिति में फिर कोई बच्चा अनाथ हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। चंद्रशेखर उसके आंसू नहीं देख पा रहा था, वो क्या करे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वही दूसरी तरफ झुनकी को जब ये पता चला कि चंद्रशेखर ने राणा बनने से मना कर दिया है तो वो क्रोधित हो गई और उसने फिर से चंद्रशेखर पर वशीकरण करना आरंभ किया। थोड़ी ही देर में चंद्रशेखर राणा बनने को तैयार हो गया। अगली सुबह चंद्रशेखर का युवराज स्नान और फिर राणा स्नान करवाया गया और उसे राणा बना दिया गया। राणा बनते ही चंद्रशेखर ने वशीकरण के प्रभाव में होने के कारण ये आदेश दिया कि महल की उत्तर में जो राज परिवार का कुल मंदिर है उसमें राज परिवार के अतिरिक्त कोई भी पूजा नहीं कर सकता है। यदि ऐसा किसी ने किया तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। इस आदेश को सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि राणा चंद्रशेखर ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं, लेकिन चूंकि ये राणा जी का आदेश था, उस पर कार्य किया गया और सभी को वहां आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और एक सैन्य टुकड़ी वहां तैनात कर दी गई। किसी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा। अब चंद्रशेखर राणा बन चुके थे और झुनकी महारानी झुनकी पूर्ण रूप से राजसी भोग विलासिता में लिप्त हो गई और अपने और काली के मध्य हुए सौदे को पूर्णतः भूल गई। राणा चंद्रशेखर दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे थे, जिस कारण वो अब किसी भी प्रकार के सैन्य कार्यों में रुचि नहीं रखने लगे और नहीं स्वयं ही अभ्यास करते थे। ये सब देखकर महामंत्री और राजपुरोहित जी को संदेह होने लगा कि क्या ये बकाई में चंद्रशेखर है भी या नहीं, और यदि है तो ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। इसलिए उन दोनों ने राणा चंद्रशेखर पर नजर रखनी शुरू कर दी। कई दिन बीत गए लेकिन कुछ भी संदेहजनक घटना घटित नहीं हुई, जिस कारण से राजपुरोहित जी और महामंत्री जी दोनों आपस में ये बात कर ही रहे थे कि अब वो राणा जी पर नजर नहीं रखेंगे। उसी समय अचानक वहां राणा चंद्रशेखर आ गए। वो कुछ कहे उससे पहले ही उन्हें खून की उल्टियां होने, जिसके कारण उनकी हतल खराब होने लगी। तुरंत ही राजवैद्य को बुलवाया गया और उन्हें कक्ष में लाया गया। महामंत्री ने आदेश दिया कि जाकर महारानी झुनकी को सूचित किया जाए। सेवक भागता हुआ महारानी के कक्ष तक पहुंचा और उन्हें घटना का विवरण दिया। झुनकी ने अपनी एक दासी से कहा, जाओ और जाकर देखना कि क्या हुआ। इतना कहकर झुनकी अपने साथ श्रृंगार में लग गई। महामंत्री और राजपुरोहित जी को ये बात बड़ी अटपटी लगी। तभी राजपुरोहित जी के पास उनका एक शिष्य आया और उनके कानों में कुछ कहा। शिष्य की बात को सुनकर राजपुरोहित के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई। CH-74 झुनकी और काली को सजा। तभी राजपुरोहित जी के पास उनका एक शिष्य आया और उनके कानों में कुछ कहा। शिष्य की बात को सुनकर राजपुरोहित के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई। राजपुरोहित जी के चेहरे का रंग उड़ता देख महामंत्री तोमर सिंह कुछ कहने ही वाले थे कि उससे पहले ही राजपुरोहित जी भागते हुए वहां से बाहर आ गए। राजपुरोहित जी के पीछे पीछे महामंत्री जी भी बाहर आए। बाहर आकर देखा तो राजपुरोहित जी वही खड़े थे जहां अभी थोड़ी देर पहले राणा जी बेहोश हुए थे। महामंत्री जी राजपुरोहित जी के पास गए और कहा, क्या बात है राजपुरोहित जी, आप इतने चिंतित क्यों और वहां से भागते हुए यहाँ क्यों आ गए। इस पर राजपुरोहित जी ने राणा जी के मुंह से निकले खून की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखिए तोमर सिंह जी, जिसका मुझे डर था वही हुआ। तोमर सिंह ने कहा, कैसा डर और क्या देखूं। राजपुरोहित जी ने अपने हाथ में थोड़ी मिट्टी उठाए और कुछ मंत्र पढ़कर खून की तरफ उछाल दिया। जैसे ही वो अभिमंत्रित धूल खून पर पड़ा, उस खून का रंग लाल से काला हो गया और कुछ ही क्षणों में काले धुएं के रूप में हवा में उड़ गया। ये देखकर तोमर सिंह के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। महामंत्री जी हकलाते हुए राजपुरोहित से बोले, ये
ये क्या था? राजपुरोहित जी ने तोमर सिंह को बताते हुए कहा, महामंत्री जी, ये काले जादू का प्रभाव है, किसी ने राणा जी पर मारक क्रिया की है। यदि ये क्रिया हाल में की गई होगी तो इसका तोड़ संभव है, अन्यथा। इतना कहकर राजपुरोहित जी चुप हो गए। महामंत्री जी ने कहा, कुछ कीजिए राजपुरोहित जी। राजपुरोहित जी बिना कुछ कहे ही अपने घर चले गए। रात हो गई थी और महामंत्री तोमर सिंह जी राणा जी के कक्ष का मुआयना करके लौट रहे थे कि तभी एक भागता हुआ व्यक्ति तोमर सिंह से टकराया। तोमर सिंह जी ने उसे पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वो भाग गया। लेकिन वो व्यक्ति कहां से बाहर आया ये महामंत्री जी ने देख लिया था। वो व्यक्ति महारानी झुनकी के कक्ष से निकलकर भाग रहा था, इसलिए तोमर सिंह महारानी के कक्ष के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि महारानी तो सो रही थी, इसलिए तोमर सिंह ने उसे चोर समझकर उसे पकड़ने का कहकर वहां से चले गए। महामंत्री के जाते ही झुनकी उठी और महल से बाहर चली गई। वो खुद को ढकती ढकाती महल के दक्षिणी हिस्से में पहुंची जहां पशुओं के लिए चरागाह बनाए गए थे। झुनकी के वहां पहुंचते ही काले कपड़े और काले चादर में लिपटा हुआ एक व्यक्ति भूसे से बाहर आया। वो कोई और नहीं बल्कि काली था। काली ने बाहर आते ही उसने झुनकी का हाथ पकड़ लिया और उसे झकझोरते हुए बोला, मक्कार औरत, तुमने मुझसे ये वादा किया था कि तुम मुझे वो शाबर मणि लाकर दोगी, लेकिन यहाँ आते ही तुम्हारे तेवर ही बदल गए हैं। ये सुनकर झुनकी बड़े घमंड में बोली, ऐ काली सुन, बहुत देखे हैं तेरे जैसे तांत्रिक। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ कि तू जो कहेगा मैं वो करूंगी, समझे। यदि अभी मैं चाहूँ तो तुम्हें मृत्युदंड दिला सकती हूँ, इसलिए चुपचाप यहाँ से जाओ और फिर कभी मत आना, समझे। इतना कहकर झुनकी वहां से जाने लगी। झुनकी के ऐसे व्यवहार से काली अपने आपे से बाहर आ गया और उसने झुनकी पर प्राणघाती हमला कर दिया अचानक, और उसका गला दबाने लगा, जिनको दर्द से तड़पने लगी और दम घुटने के कारण खांसने लगी। बोरी आग गिरने की आवाज के कारण सुरक्षा प्रहरी वहां आ गए और उन्होंने काली को बंदी बना लिया और कारावास में डाल दिया और अगली सुबह उसे दरबार में ले जाया गया। दरबार में इस पर यह आरोप लगी कि वो महारानी को मारने का प्रयास कर रहा था, जिस कारण उसे बंदी बनाया गया था। चंद्रशेखर ने काली को सीधे मृत्युदंड दे दिया। मृत्युदंड सुनकर काली ने चीखते हुए कहा, मुझे मृत्युदंड देने वाले एक बार अपनी भार्या के करतूत के बारे में नहीं सुनेंगे। चंद्रशेखर ने चिल्लाते हुए कहा, झुनकी एक डायन, झुनकी एक डायन है। उद्धरण चिन्ह। काली इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था कि उसी आवाज पूरे दरबार में गूंजने लगी। सभा को खत्म किया। सभा खत्म होते ही राजपुरोहित जी भागते हुए महामंत्री के पास आए और कहा, ये बलदेव जो कह रहा है वो सत्य है, और जिसने वशीकरण और मारक क्रिया राणा जी पर को है, और राणा कृष्णदेव और महारानी वसुंधरा की मृत्यु का उत्तरदायी कोई और नहीं बल्कि राणा जी पत्नी झुनकी है। झुनकी का नाम सुनकर तोमर सिंह ने कहा, इसका अर्थ यह है कि झुनकी और उसका भाई मिलकर ऐसा कर रहे थे, और जब किसी बात पर इनकी बहस हुई तो झुनकी ने इसे पकड़वा दिया है। राजपुरोहित जी ने कहा, हाँ, अब हमें जल्द से जल्द इसे बंदी बनाना होगा और राणा जी को इससे मुक्त कराना होगा। इस पर महामंत्री बड़ी ई ने भी सहमति जताई। राजपुरोहित जी ने रात में अपनी शक्तियों से राणा चंद्रशेखर पर किए सभी क्रियाओं को तोड़ दिया और उन्हें झुनकी के वशीकरण से भी मुक्त कर दिया। राणा जी के मुक्त होते ही झुनकी को बंदी बना लिया गया और उसे मृत्युदंड और काली का जीवित ही समाधि बनवाने का आदेश दिया गया। सजा की तैयारी पूरी हो गई और नगर के मध्य में झुनकी को मृत्युदंड दिया जा रहा था। तभी झुनकी चिल्लाते हुए बोली, राणा चंद्रशेखर रावत, क्या यही है तुम्हारी न्याय व्यवस्था, जहां एक गर्भवती महिला को मृत्युदंड दिया जाएगा, जबको उसके पिता तुम स्वयं है तुम्हारे वंश पर। उद्धरण चिन्ह। गर्भवती का नाम सुनते ही राणा जी भावुक हो गए, लेकिन महामंत्री और राजपुरोहित जी के समझने पर झुनकी की मृत्युदंड की सजा को खारिज कर दिया और उसे नगर से निर्वासित कर दिया गया और काली की समाधि नगर के चौराहे पर बनवा दी गई। समय अपनी गति से चलने लगा और धीरे धीरे कुछ ही सालों में कुंतलगढ़ की प्रजा ने उस घटना को भूला दिया और अपने जीवन में आगे बढ़ गए। CH75 स्तंभन विद्या। और काली की समाधि नगर के चौराहे पर बनवा दी गई। समय अपनी गति से चलने लगा और धीरे धीरे कुछ ही सालों में कुंतलगढ़ की प्रजा ने उस घटना को भूला दिया और अपने जीवन में आगे बढ़ गए। उस घटना को बीते हुए अब 4 वर्ष हो गया और राणा चंद्रशेखर अब 33 वर्ष के हो चुके थे। 4 वर्ष बीतने के बाद भी राणा जी ने विवाह नहीं किया था, लेकिन राज्य को उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी। इसलिए महामंत्री तोमर सिंह और राजपुरोहित सत्यानंद जी ने राणा जी के सम्मुख पुनः विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राणा जी ने उस प्रस्ताव को ये कहकर ठुकरा दिया कि उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। महामंत्री और राजपुरोहित जी ने राणा जी को समय की वास्तविकता से अवगत कराया और उन्हें विवाह के लिए राजी कर लिया। राणा जी ने हाथों कर दिया, लेकिन उसके साथ ये शर्त रखी कि जिसके साथ भी उनका विवाह होता है तो पहले ही वधू पक्ष को उनके पहले विवाह के बारे में बता दिया जाए, और जो भी इसके बाद हमसे विवाह करेगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। सबने ये शर्त मान ली और एक पत्र में इस सूचना के साथ पूरे राजपुताने में राणा जी के रिश्ते को भेज दिया गया। कुछ ही महीनों में कुंतलगढ़ के पश्चिम में बसे रत्नागढ़ नामक नगर की सुंदर से राजकुमारी रंभा के साथ राणा चंद्रशेखर का विवाह संपन्न हुआ और विवाह के अगले ही वर्ष में महारानी रंभा ने गर्भ धारण किया और 9 माह के अवधि में एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया, जिसका नाम अजीत रखा गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। नगर में चारों तरफ शांति और समृद्धि पसरी हुई थी। इसी तरह 12 वर्ष बीत गए और राजकुमार अजीत अब 12 वर्ष के हो गए थे। अजीत ने 12 वर्ष की अल्पायु में ही अत्यधिक अस्त्र शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। समय अपनी गति से चल रहा था और एक दिन जब कुंवर अजीत की 13वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, नगर में चारों तरफ खुशी और उल्लास फैला हुआ था।
पूरे नगर में भोज का आयोजन किया गया था। पूरा नगर कुंतलगढ़ के सबसे बड़े मैदान में उत्सव मना रहे थे। मंद मंद हवा और हल्की धूप और बादल में सभी प्रसन्नता से झूम रहे थे कि तभी अचानक से वहां के वातावरण में बदलाव हुआ। अचानक से हवा बिल्कुल ही शांत हो गई। जहां अभी कुछ समय पहले खुशी छाई हुई थी, वहां अचानक से चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। सब कोई ये सब देखकर दंग रह गए और ये सोचने लगे कि आखिर ये हो क्या रहा है या होने क्या वाला है। किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि तभी वहां पर कुछ भिन्न भिन्ननाने की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगे। सभी लोग अपने चारों तरफ देख रहे थे कि ये किस चीज की आवाज है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस मैदान में ना जाने कहां से लाखों की संख्या में मधुमक्खियों हमला कर दिया। वो सारी मधुमक्खियां जंगली मधुमक्खियां थी, जिस कारण से उनके डंक में अधिक विष था। मधुमक्खियां ने आते ही सबको काटना शुरू कर दिया। महामंत्री तोमर सिंह और सेना नायक रुदाल सिंह दोनों ने तुरंत ही राजपरिवार की घेराबंदी की और उन्हें मैदान से महल ले जाने का प्रबंध करने लगे। उन मधुमक्खियों की तादाद इतनी अधिक थी कि कोई चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकता था। कुछ लोगों ने मधुमक्खियों से बचने के लिए पास के तालाब में छलांग लगा दी और कुछ लोग जमीन पर खुद को घसीटने लगे। कुछ लोगों ने आग लगाए और उस पर अच्छे घास डालने लगे ताकि धुआं हो और मधुमक्खियां भाग जाए। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। तभी राजपुरोहित जी ने देखा कि कुछ मधुमक्खियों का झुंड उनकी तरफ ही आ रहा है। उन्हें रोकने के लिए उन्होंने स्तंभन विद्या का प्रयोग किया, जिसके कारण सारी मधुमक्खियां वहीं रुक गई। अपनी शक्ति का असर उन पर होता देख राजपुरोहित ने मैदान में उड़ रही सारी मधुमक्खियों पर अपनी स्तंभन विद्या का प्रयोग किया, जिस कारण से सारी मधुमक्खियां हवा में भी रुक गई। मधुमक्खियों को रोकने के बाद भी कुंतलगढ़ की समस्या कम नहीं हुई, क्योंकि जिन लोगों को उन मधुमक्खियों ने कटा था उनके मुंह से तत्काल ही झाग निकलने लगा। वो लोग कुछ ही समय में काले पड़ने लगे और बेजान हो गए। मैदान में पूरी तरह से भगदड़ मच गई थी। सभी लोग अपने घर की तरफ भागने लगे। कुछ ही देर में पूरा मैदान खाली हो गया। राजपरिवार महल के लिए निकल ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि नगर के लोग अपने अपने घर से भागते हुए उसी तरफ आ रहे थे और बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। सेना नायक रुदाल सिंह ने आगे जाकर देखा तो उसके भी पसीने निकलने लगे, क्योंकि हजारों की संख्या में जहरीले सांप और बिच्छू उसी तरफ आ रहे थे। जो भी व्यक्ति उनकी चपेट में आ रहा था वो एक सांस भी नहीं ले पा रहा था और पलक झपकते ही मृत्यु की नींद सो रहा था। चारों तरफ शव के अतिरिक्त छोटे ऊंचा भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब देखकर रुदाल सिंह भागता हुआ महामंत्री के पास आया और आगे को स्थिति बताई। सभी चिंतित हो गए। तभी महामंत्री जी ने तुरंत राजपरिवार को मंच पर ले गए और उनकी रक्षा के लिए खुद तलवार लेकर खड़ा हो गया। राजपुरोहित जी ने फिर एक बार स्तंभन विद्या का प्रयोग किया, लेकिन इस बार ये विद्या व्यर्थ हो गई। तभी अचानक हवाओं ने अपना रुख बदला और एक तेज तूफान में बदल गया। चारों तरफ धूल ही धूल उड़ने लगी। उस तीव्र तूफान के सामने एक युवक अपने हाथ में एक डंडा लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके आते ही हवाओं की रफ्तार और तीव्र हो गई और कुछ ही समय में पूरा नगर और नगरवासी धूल से ढक गए। तभी अचानक वो युवक कहीं विलुप्त हो गया। उसके विलुप्त होते ही वहां का पूरा वातावरण पूर्ण रूप से सब कुछ शांत हो गया। CH-76 मृत्यु तांडव। और कुछ ही समय में पूरा नगर और नगरवासी धूल से ढक गए। तभी अचानक वो युवक कहीं विलुप्त हो गया। उसके विलुप्त होते ही वहां का पूरा वातावरण पूर्ण रूप से शांत हो गया। चारों तरफ मातम सी शांति छा गई। उसकी के साथ सारे सांप बिच्छू और मधुमक्खियां भी अचानक से हवा में कहीं गायब हो गई। तूफान के थामते ही तोमर सिंह ने रुदाल सिंह को इशारा किया। सेना नायक मंच से नीचे आए और आसपास देखा। सब कुछ ठीक। इस भ्रम में रुदाल सिंह जैसे ही बाहर आया, अघोरा ने उसकी गर्दन में डोट दी। अपने पर हुए इस अचानक हमले में रुदाल सिंह कुछ नहीं कर पाए और वीरगति प्राप्त की। अपनी सेना की इतने वीर योद्धा की ऐसी कायरतापूर्ण हत्या देखकर महामंत्री तोमर सिंह की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो अपनी तलवार लेकर मंच की सीमा से निकलने ही वाले थे कि तभी राजपुरोहित जी ने उनका हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। और महामंत्री जी के क्रोध को शांत करते हुए राजपुरोहित जी बोले, महामंत्री जी आप क्या कर रहे हैं? यदि क्रोध में आपने भी अपना संयम खो दिया तो राजपरिवार की सुरक्षा का क्या होगा? इस वक्त हमारा पहला लक्ष्य राजपरिवार को सुरक्षित करना है। महामंत्री तोमर सिंह ये सोचने में ही लगे हुए थे कि उन्हें महारानी रंभा की आवाज सुनाई दी, रुक जाए कुमार, रुक जाए। राजकुमार अजीत अपनी तलवार लेकर मैदान के मध्य जाकर चिल्लाते हुए बोले, तुम जो कोई भी हो हमारे सामने आओ, हम तुम्हें मृत्युदंड देंगे। महामंत्री कुछ की उससे पहले ही उनके पीछे महारानी रंभा और उसके पीछे राणा जी भी मंच की सीमा से निकलकर मैदान के मध्य में आ गए। तभी एक बार फिर से वहां का मौसम बदलने लगा और काफी तेज हवा चलनी शुरू हो गई। कोई कुछ समझता उससे पहले ही एक बड़ा सा तूफानी हवा का बवंडर राजपरिवार की तरफ बढ़ने लगा। राजपरिवार की सुरक्षा के लिए बिना किसी सोच विचार के तोमर सिंह को भी बाहर आना पड़ा। देखते ही देखते वो बवंडर राजपरिवार के इतनी करीब आ गई। अब ऐसा लगा कि उसने राजपरिवार को अपने अंदर ही समा लेगा। तभी राणा चंद्रशेखर ने महारानी रंभा और राजकुमार अजीत को पीछे की तरफ धकेल दिया और खुद उस बवंडर के भीतर समा गए। राणा जी को बवंडर में फंसा देख राजपुरोहित जी ने अपनी स्तंभन विद्या का प्रयोग किया, परंतु उस शैतानी बवंडर पर इस विद्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उस बवंडर ने राणा जी को उड़ते हुए थोड़ी दूर एक बड़े से चट्टान पर ले जाकर पटक दिया। राणा जी पेट के तरफ से उस चट्टान पर गिर, जिसके कारण उनके सीने पर गंभीर चोट आए और उनके मुख से खून निकलने लगा। राणा चंद्रशेखर की ऐसी हालत देखकर तोमर सिंह उनकी सहायता के लिए भागता हुआ उनके पास गया और राणा जी को उठाने का प्रयास करने लगे। तभी किसी अदृश्य शक्ति ने तोमर सिंह की पीठ पर मारा और वो सामने चट्टान पर ही गिर गए। महामंत्री जी को इतनी चोट आई कि वो खून की उल्टी करने लगे और उसके नाक से भी खून निकल रहा था।
राजपुरोहित जी भागते हुए उसके पास आए, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने राजपुरोहित को भी उठाकर दूर फेंक दिया। राजपुरोहित चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस समय उनका शत्रु दिखाई नहीं दे रहा था। उसी अदृश्य ताकत ने महामंत्री जी को हवा में उठाया और पेड़ के तने पर पटक दिया, जिस कारण तोमर सिंह की पीठ की हड्डी टूट गई और वो बेहोश हो गए। तभी एक युवक उन सबके सामने आया और कहा, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, आज मैंने कुंतलगढ़ के राणा को अपने कदमों में झुका रखा है। तभी कहीं से झुनकी वहां पर आए और हंसते हुए बोली, क्यों राणा चंद्रशेखर, महामंत्री और राजपुरोहित जी, आज कोई सजा नहीं देंगे मुझे, मैं तुम सबके सामने खड़ी हूँ। झुनकी ने आगे कहा, आज जो तुम्हारे नगर की ये हालत है ना, वो तुम लोगों की गलतियों की सजा है, और आज का फैसला कुंतलगढ़ के नए राणा अघोरा ने किया है। राणा जी ने कहा, नया राणा, तुम पागल तो नहीं हुई हो गई ना। इस पर झुनकी ने कहा, मेरा बेटा और इस नगर और राज्य का एक इकलौता वारिस अघोरा ही आज से इस नगर का नया राणा है। इतना कहकर झुनकी महारानी की तरफ मुड़ी और उन्हें देखकर अपनी मुट्ठी को जोर से बंद किया। मुट्ठी के बंद होते ही महारानी रंभा की सांस अटक गई और महारानी रंभा की मृत्यु हो गई। अपनी मां को मरते देख राजकुमार अजीत से रहा नहीं गया और उसने झुनकी पर अपने खंजर से प्रहार कर दिया। झुनकी ने अजीत की छाती पर एक जोरदार लात मारी और वो उड़ता हुआ दूर जा गिरा। तब तक तोमर सिंह को थोड़ा होश आ गया। होश में आते ही उसने देखा कि उनका बेटा विक्रम सिंह भागता हुआ उसी की तरफ आ रहा है। वो जोर से चिल्लाए, लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं निकल पाई। तभी राजपुरोहित जी ने विक्रम को लिया और उसके साथ साथ अजीत को भी अपने सुरक्षा कवच अंदर कर दिया और एक चट्टान के पीछे छिपा दिया। विक्रम अपने पिता के पास जाना चाहता था, लेकिन राजपुरोहित जी ने उसे ये कहकर रोक लिया कि वो उसके पिता को लेकर अभी वापस आएंगे और जब तक वो ना आए तब तक उसे अजीत की सुरक्षा करनी पड़ेगी। राजपुरोहित जी ने छिपकर देखा तो झुनकी और उसका बेटा अघोरा राणा जी को कष्ट देने में मशगूल थे, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने जख्मी महामंत्री जी को लेकर वापस आ गए। विक्रम अपने पिता से मिलकर बहुत खुश हुआ, लेकिन अपने पिता की हालत देख रो भी रहा था। तभी अघोरा एक मदमस्त हाथी की तरह चिंघाड़ता हुआ बोला, और ओ काय, तोमर सिंह कहाँ मुंह छिपाकर बैठ गया है? क्या आज अपने राणा जी को नहीं बचाओगे? कहाँ छिपकर बैठ गए? बाहर आओ। आने पिता के विषय में काय शब्द सुनकर विक्रम गुस्से से भर गया और अघोरा को मारने के लिए अपनी तलवार उठा ली और बाहर जाने को उठा। तभी महामंत्री तोमर सिंह ने अपने पुत्र से कहा, CH-77 अजीत की सुरक्षा। अपने पिता के लिए काय शब्द का प्रयोग सुनकर विक्रम सिंह गुस्से से भर गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। अघोरा को मारने को इच्छा अपने मन में लिए विक्रम ने अपनी तलवार उठाई और चट्टान के पीछे से बाहर जाने लगा। अपने पुत्र को क्रोध से भरकर बाहर निकलते देख महामंत्री तोमर सिंह ने अपने पुत्र को रोकते हुए कहा, रुक जाए विक्रम, आप कहीं नहीं जाएंगे। अपने पिता द्वारा रोके जाने पर विक्रम ने अपने पिता से कहा, नहीं पिताजी, हम नहीं रुकेंगे। यदि कोई भी हमारे सम्मुख आपका अपमान करे तो हम उसके प्राण ले लेंगे, और आप कह रहे हैं हम यहाँ छिपकर सब चुपचाप देखूं, तो लानत है हम पर और हमारे राजपुताने में जन्म लेने पर। इस पर तोमर सिंह ने कहा, यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि आपके पिता का कोई अपमान न कर सके तो आज हमें ये वचन दीजिए कि जब तक आपके शरीर में प्राण रहेंगे तब तक आप कुंवर जी की रक्षा करेंगे। यदि कभी भी कुंवर जी की रक्षा हेतु आपको अपने प्राण भी देने पड़े तो आप बिल्कुल भी नहीं झिझकेंगे। हमें ऐसा वचन दे। अपने पिता की बात सुनकर विक्रम बिल्कुल भावुक हो गए और अपने पिता को वचन देते हुए कहा, मैं विक्रम सिंह, महामंत्री तोमर सिंह का पुत्र, आज ये प्रण लेता हूं कि मेरे होते हुए कुंवर अजीत को काल भी स्पर्श नहीं कर पाएगा। ये सुनकर तोमर सिंह ने राजपुरोहित जी से कहा, राजपुरोहित जी, आज तक हमने राज्यहित में कई कार्य साथ में किए, लेकिन आज एक अति आवश्यक कार्य आपको अकेले ही पूरा करना होगा। आप इन दोनों बच्चों को लेकर कहीं दूर चले जाइए और इन्हें पूर्ण रूप से इतना सक्षम बनाइए कि ये दोनों मिलकर अपने अपने पूर्वजों का नाम रोशन कर सके। जल्दी कीजिए, तब तक हम इनको रोकते हैं। उद्धरण चिन्ह। राजपुरोहित जी जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन राजकुमार की सुरक्षा अभी आवश्यक थी, इसलिए वो दोनों बच्चों को लेकर वहां से निकल गए। उनके जाते ही तोमर सिंह लड़खड़ाते हुए उस चट्टान के पीछे से बाहर आए और बुलंद स्वर में कहा, अघोरा, तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर ली है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इतना कहकर तोमर सिंह भागते हुए अघोरा को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़े, लेकिन अघोरा पहले से ही तैयार था। उसने अपने हाथ में एक तलवार प्रकट की और अपने ओर आते हुए महामंत्री के पेट में घुसा दिया और सिर की तरफ से अपनी तलवार को बाहर निकल लिया। तोमर सिंह दो हिस्से में बंट गए। अपने पिता की ऐसी क्रूर हत्या के लिए विक्रम ने मिट्टी उठाए और प्रतिज्ञा ली कि एक दिन अघोरा को वो अपने हाथों से मारेगा। राजपुरोहित जी ने दोनों बच्चों को लेकर दूर निकल गए। राणा जी अपने सम्मुख अपने महामंत्री की हत्या से इतने आहत हुए कि वो वही चट्टान पर अपना सर पटकने लगे और उनकी मौत का जिम्मेदार खुद को कहने लगे। तभी अघोरा ने एक बड़ा सा चट्टान उठाया और राणा जी के सर पर दे मारा, जिसके कारण उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गई। एक ही झटके में पूरा कुंतलगढ़ शमशान बन गया। सभी को मारने के बाद अघोरा अजीत और राजपुरोहित को ढूंढ रहा था, लेकिन जब उसे नगर में कोई नहीं मिला तो वो उन्हें भी मारा मानकर निश्चिंत होकर राज्य करने लगा। उधर वन में भटकते भटकते राजपुरोहित दोनों बच्चों को लेकर एक जंगल में आ पहुंचा और एक गुफा में रहने लगा। राजपुरोहित ने वही दोनों बच्चों को शिक्षा और दीक्षा दी। जब दोनों बच्चे बड़े हो गए और 15 वर्ष बाद जब राजकुमार अजीत 27 वर्ष के हो गए, तब उन्होंने कुंतलगढ़ पर हमला करने का विचार किया और अपनी एक नई सेना तैयार की, जिसमें बहुत वीर योद्धाओं के साथ साथ कई शक्तिशाली तांत्रिक भी थे, जिन्होंने अजीत की सहायता करने का वचन दिया था। सबको साथ लेकर अजीत और विक्रम ने कुंतलगढ़ पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए हमले से अघोरा नहीं संभाल पाया और कई तांत्रिकों की मिली जुली शक्ति के कारण उसे पराजित होना पड़ा।
अघोरा को बंदी बना लिया गया और अजीत का राज्याभिषेक किया गया और 15 वर्षों के पश्चात पुनः एक बार कुंतलगढ़ पर सत्य का राज कायम हुआ। विक्रम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अघोरा को उसी तरह मार दिया और नगर के चौराहे पर उसकी समाधि बना दी और उस पर एक मंदिर स्थापित कर दिया गया। झुनकी को भी बहुत ही क्रूर दंड मिला, उसे चौराहे के बीच बांध दिया गया और सारी प्रजा से ये कहा गया कि इसे पत्थर मार मारकर मार डालो। झुनकी की मौत होने के बाद उसे मंत्र शक्तियों से बांध दिया गया। अजीत का राज्याभिषेक होते ही नगर में शांति छा गई और इस तरह से कुंतलगढ़ की प्रजा को मुक्ति मिली थी झुनकी और उसके पापी बेटे अघोरा से, और यही कारण है कि ये शत्रुता पीढ़ियों से चल रही है। और आप राणा कृष्णदेव रावत के वंशज है और बल्लभ जी तोमर सिंह के वंशज है, यही है आप दोनों का वास्तविक परिचय। इतना कहकर राजपुरोहित जी थोड़ा रुके और फिर कहा, परंतु राणा जी मुझे ये समझने नहीं आ रहा है कि आखिर ये अघोरा उस समाधि से बाहर कैसे निकला और ये जीवित कैसे हुआ। राजपुरोहित सत्यानंद ने बाज बहादुर को सारी घटना बिल्कुल विस्तार से बता दी। राणा बाज बहादुर और बल्लभ जी ने राजपुरोहित जी के चरण का स्पर्श कर कहा, राजपुरोहित जी हमें क्षमा कर दीजिएगा, अपने ही कुल के रक्षक को हम पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कीजिएगा। बल्लभ जी ने भी राणा बाज बहादुर का समर्थन करते हुए कहा, हाँ राजपुरोहित जी हमें भी क्षमा कीजिएगा, हमने जो आपके लिए अशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया उसके लिए हमें क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर राजपुरोहित जी ने कहा, कोई बात नहीं राणा जी, आप दोनों तो हमारे पुत्र समान है और एक पिता कभी भी अपने पुत्र से रुष्ट कैसे रह सकता है। इतना कहकर राजपुरोहित जी ने दोनों को अपने गले से लगा लिया। राजपुरोहित जी के गले लगकर राणा जी और बल्लभ जी को संतोष हुआ। CH-78 सूरजभान का अपहरण। इतना कहकर राजपुरोहित जी ने दोनों को अपने गले से लगा लिया। राजपुरोहित जी के गले लगकर राणा जी और बल्लभ जी को संतोष हुआ। तभी महामंत्री बल्लभ जी ने कहा, राजपुरोहित जी हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि इस बार हम सब उस अघोरा का अंत ऐसे करेंगे कि उस अघोरा की आत्मा बाहर तो आना दूर की बात है, उसकी आत्मा दोबारा मनुष्य बनकर जन्म लेने से पहले कांप जाएगी और उसकी आत्मा किसी और शरीर में प्रवेश तक नहीं कर पाएगी। महामंत्री बल्लभ जी बात पर राणा बाज बहादुर सहमत होते हुए बोले, आप बिल्कुल सही कह रहे बल्लभ जी, उसकी पापी आत्मा का ऐसा ही अंजाम होना चाहिए। अगले दिन सूर्योदय होते ही रोज की तरह राजपुरोहित जी आज भी स्नान कर मंदिर चले गए और राणा जी और बल्लभ जी भी अपनी दिनचर्या अनुसार अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। लगभग सुबह के 10 बज रहे थे और पूरा गांव एक स्थान पर खड़ा था जहां पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हो रहा था। राजपुरोहित जी ने भूमि पूजन को पूर्ण कराया और राणा बाज बहादुर ने थोड़ी मिट्टी खोदकर भूमि पूजन को पूर्ण किया। पूजा पूर्ण होते ही महामंत्री बल्लभ जी ने मंदिर का कार्य शुरू करवाया और दोपहर तक मंदिर के नींव का कार्य पूर्ण हो गया। नींव पड़ते ही अघोरा और पशुपति के शव को लाया गया और उनकी समाधि बनाया जाने लगा। पूरा दिन और रात काम करके उनके शव को पूर्ण रूप से ढक दिया गया। उनके शव को ढकने के बाद राजपुरोहित जी ने एक बड़ा सा अनुष्ठान किया और वो अनुष्ठान 2 माह तक चला, जब तक कि वो मंदिर बनके पूर्ण रूप से तैयार न हो जाए। 2 माह में उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो गया और आने वाली गुरु पूर्णिमा के दिन उस मंदिर में मूर्ति स्थापित कर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जानी थी। पूरे नगर में फिर एक बार उत्सव सी रौनक थी, सभी प्रसन्नता से झूम रहे थे, परंतु कहते हैं ना को महुसियत की काली रात बहुत काली होती है। जिस दिन ये मूर्ति स्थापित होने वाली थी ठीक उसके एक दिन पहले राजपुरोहित जी ने पूरे नगरवासियों को संध्या आरती के लिए बुला था। उस समय राणा बाज बहादुर और बल्लभ जी भी वहां उपस्थित थे। सभी ने मिलकर एक साथ आरती की और अपने अपने घर लौट गए। दूसरे दिन पूरे नगर में एक उत्साह का माहौल था। सभी लोग मूर्ति स्थापना में सम्मिलित होने नगर के मध्य में एकत्र हुए। यज्ञ का शुभारंभ किया गया और राणा जी उस यज्ञ में बैठे थे। पूजा संपन्न हुई और मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया गया और सारी प्रजा उस मंदिर में प्रतिदिन पूजा करने लगी। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। अब दोनों कुमार 15-15 वर्ष के हो चुके थे। अपने बच्चों को सलामत देखकर राणा बाज बहादुर के मन में भी अब महारानी चंद्रिका की निर्मम हत्या की छवि धुलमिल होने लगी थी। कुंतलगढ़ की प्रजा भी अब उस खौफनाक मंजर को धीरे धीरे भूला चुकी थी और अपनों को खोकर भी प्रसन्न रहना सीख गई थी। लेकिन अघोरा की काली परछाई इतनी आसानी से कुंतलगढ़ से नहीं हटने वाली थी। एक दिन दोनों राजकुमार अपने गुरु राजपुरोहित जी से शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। राजपुरोहित जी दोनों कुमारों को तलवारबाजी का प्रशिक्षण दे रहे थे कि तभी एक सेवक भागता हुआ राजपुरोहित जी के पास आया और उनसे कहा, राजपुरोहित आपको राणा जी ने याद किया है। राजपुरोहित जी बिना देर किए महल की तरफ चले गए। उनके जाते ही महामंत्री बल्लभ जी अपना अश्व लेकर वहां आ पहुंचे और दोनों कुमारों को तलवारबाजी के दाव पेंच सीखने लगे। उसी बीच राजकुमार चंद्रभान ने कहा, बल्लभ काका हमें बहुत प्यास लग रही है, हम पानी पीकर और अपने अश्व से मिलकर आते हैं। आज उसका स्वास्थ्य थोड़ा खराब था। छोटे कुंवर की इतनी मासूम बातें सुनकर बल्लभ जी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी और खुद बड़े कुंवर जी को तलवारबाजी सीखने लगे। चंद्रभान को आने में थोड़ा वक्त लग गया और जब वो वापस आए तो उन्हें अखाड़े में कोई भी नहीं दिखा। तभी वहां पर राजपुरोहित जी भी आ गए और उन्होंने चंद्रभान से कहा, चंद्रभान जी आप कहां से आ रहे हैं और ये सूरजभान जी कहां है, कहीं ये आप दोनों की नई शरारत तो नहीं। उद्धरण चिन्ह। इस पर चंद्रभान ने कहा, नहीं गुरुदेव, हम तो अभी अभी अपने अश्व से मिलकर आ रहे हैं। जब हम यहाँ से गए थे तो दादा भाई सूरजभान और बल्लभ काका जी दोनों यहीं पर शस्त्राभ्यास कर रहे थे, परंतु पता नहीं अभी कहाँ चले गए। कुंवर चंद्रभान की बात सुनकर राजपुरोहित जी ने अखाड़े के बाहर खड़े सैनिक को बुलाया और उससे कहा, क्या यहाँ पर महामंत्री जी आए थे? इस पर सैनिक ने कहा, जी हाँ, वो रहा उनका अश्व। अखाड़े के एक कोने में बल्लभ जी का अश्व बंधा हुआ था और उनके तलवार की मयान भी अखाड़े के बाहर रखी हुई थी, जिससे ये सिद्ध हो रहा
था कि बल्लभ जी वहां पर उपस्थित थे। राजपुरोहित जी ने सैनिक से फिर पूछा, क्या महामंत्री जी और कुंवर सूरजभान यहाँ से बाहर गए हैं? राजपुरोहित की इस प्रश्न पर सैनिक ने ना में अपना सिर हिला दिया। सैनिक की बात सुनकर राजपुरोहित जी को थोड़ी चिंता हुई और उन्होंने सैनिक से कहा, कुंवर जी को रानी निवास में लेकर जाओ। सैनिक चंद्रभान को लेकर वहां से चला गया। राजपुरोहित जी ने पूरा अखाड़ा ढूंढ लिया, लेकिन उन्हें ना तो महामंत्री जी मिले और ना ही सूरजभान। राजपुरोहित जी ने आज्ञा दी कि सूरजभान और बल्लभ जी ढूंढा जाए। ये बात आग की तरह फैल गई और सब लोग उन्हें ढूंढने में लग गए। सुबह से रात हो गई, लेकिन उन दोनों का कहीं अता पता नहीं चल रहा था। जब ये बात राणा जी को पता चला तो उन्होंने आपातकाल की बैठक बुलाई और पूरे मंत्री परिषद को इसकी जानकारी दी और उन दोनों को ढूंढने की अपील भी की। पूरा नगर उनकी तलाश में यहाँ वहां भटक रहा था, लेकिन ना ही सूरजभान का कुछ पता चल रहा था और ना ही महामंत्री बल्लभ जी का। CH-79 महामारी। आपातकाल की बैठक बुलाई और पूरे मंत्री परिषद को इसकी जानकारी दी और उन दोनों को ढूंढने की अपील भी की। पूरा नगर उनकी तलाश में यहाँ वहां भटक रहा था, लेकिन ना ही सूरजभान का कुछ पता चल रहा था और ना ही महामंत्री बल्लभ जी का। उनकी तलाश में कई सैनिक दल बनाए गए। कुंतलगा की सेना के नए सेनानायक नीलांबर राय ने अपने सेना के सबसे अनुभवी, जुझारू और श्रेष्ठ सेना की टुकड़ी बनाई और उन्हें महामंत्री बल्लभ जी को ढूंढने भेजा। नीलांबर राय की सबसे विशेष सैन्य टुकड़ी 2 माह पश्चात कुंतलगढ़ लौटी, लेकिन वो सेना भी महामंत्री और राजकुमार सूरजभान को न ढूंढ पाए और खाली हाथ लौट आई। राजकुमार सूरजभान और महामंत्री बल्लभ जी को गायब हुए अब 4 माह का समय बीत गया। राणा जी बहुत व्यथित रहने लगे थे। वो अब तक महारानी चंद्रिका की मृत्यु को नहीं भूल पाए थे। राणा बाज बहादुर अपने दोनों पुत्रों को देखकर महारानी चंद्रिका के वहां होने का अनुभव किया करते थे और प्रसन्न रहते थे, और अब महारानी की यादें उनके मन में थोड़ी थोड़ी धूमिल हो ही रही थी कि राणा जी बड़े कुंवर सूरजभान और भाई तुल्य मित्र महामंत्री बल्लभ जी अचानक से कहीं गायब हो गए। राणा बाज बहादुर ने अघोरा और पशुपति की मौत के बाद ये आशा की थी कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, जिसका परिणाम ये हुआ कि राणा बाज बहादुर का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरने लगा और वो अत्यधिक बीमार रहने लगे। समय के साथ उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन और अधिक खराब होने लगी। अचानक से राणा जी ऐसी हालत से पूरा मंत्री परिषद और सारी प्रजा परेशान होने लगी। मंत्री परिषद ने राणा जी के उपचार के लिए बहुत दूर दूर के राज्यों से वैद्यों को बुलवाया, लेकिन थोड़ा भी स्वास्थ्य लाभ नहीं हो पा रहा था। राणा जी के बिगड़ते स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए मंत्री परिषद ने राजकुमार चंद्रभान को युवराज बनाने का निर्णय किया और अगली सुबह ही चंद्रभान को युवराज घोषित कर दिया। राजकुमार चंद्रभान के युवराज बनते ही नगर में एक अजीब सी महामारी फैलने लगी। ये महामारी बहुत तेजी से फैल रही थी। जो भी लोग इसके प्रभाव में आ रहा था, वो एक आदमखोर जानवर की तरह व्यवहार कर रहा था, और वो आदमखोर बने लोग जिन्हें भी काट रहे थे, वो सभी या तो तुरंत मर जा रहे थे या आदमखोर बनते जा रहे हैं। कुछ ही समय में पूरा गांव उस जहरीले महामारी की चपेट में आ गया और पूरा नगर एक दूसरे को काटने में और उन्हें खाने में लग गया। ऐसा भयावह दृश्य देखकर राणा जी ने युवराज चंद्रभान को कुंतलगढ़ से दूर भेज दिया। नगर में सब जानवर बन बैठे थे, जिसे ठीक करने के लिए राजपुरोहित जी ने कुंतलगढ़ के उस गुप्त मंदिर में चले गए। राजपुरोहित जी वहां से जाते ही महामारी के प्रभाव और अधिक प्रचंड होने लगा और पूरा नगर शमशान बन गया, और उसी दिन से ना ही राणा जी का पता है कि वो कहां चले गए थे और ना ही कभी राजपुरोहित जी ही वापस आए, और इस तरह से हुई थी कुंतलगढ़ को बर्बादी, जिसका रहस्य आज तक किसी को नहीं पता। इतना कहकर महर्षि दयानंद जी चुप हो गए। महर्षि दयानंद जी की कहानी पूरी होते ही शिल्पी बोले, महर्षि आप तो बहुत ज्ञानी है, कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करें। शिल्पी की हिंदी सुनकर अनंत को बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं कहता। शिल्पी की बात सुनकर महर्षि दयानंद जी ने कहा, बेटी हमें इससे आगे का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ इतना अवश्य जानता हूँ कि यदि ये अभिशाप कोई खत्म कर सकता है तो वो तुम दोनों हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। शिल्पी और कुछ पूछे उससे पहले ही इतना कहकर दयानंद जी पुनः अपने ध्यान में चले गए। उन्हें ध्यान में देखकर शिल्पी ने उनसे कुछ नहीं पूछा और धीरे से बोली, चलिए यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। रात हो चुकी थी। शिल्पी, अनंत और त्रिभुवन काका तीनों धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकले। बाहर का नजारा देखकर शिल्पी थोड़ा डर गई और उसने अनंत के हाथ को कसकर पकड़ लिया। तीनों जल्दी जल्दी रात के सन्नाटे में हवेली की तरफ बढ़ रहे। रास्ते में कुत्तों के बोलने और सियारों के रोने की आवाज वातावरण में डर पैदा कर रही थी। तभी पास के झाड़ में थोड़ी हलचल हुई, जिसे सुनकर शिल्पी डर के मारे चीख निकल गई। अचानक से शिल्पी की चीख सुनकर आगे चल रहे त्रिभुवन काका और अनंत दोनों घबरा गए। अनंत ने शिल्पी से पूछा, क्या हुआ शिल्पी, तुम चीखी क्यों? शिल्पी ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया था और चिल्लाए जा रही थी। अनंत ने शिल्पी को झकझोरते हुए फिर से कहा, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? शिल्पी ने बंद आंखों से अपने हाथों से झाड़ी की तरफ इशारा किया। त्रिभुवन काका ने टॉर्च की मदद से डंडे से झाड़ियों को हटाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। त्रिभुवन काका ने कहा, शिल्पी बिटिया यहाँ तो कोई नहीं है, हवा के कारण झाड़ियां हिली होंगी, आप यूं ही डर गई। त्रिभुवन काका की बात सुनकर शिल्पी के जान में जान आई। डर के कारण शिल्पी का चेहरा बिल्कुल ही लाल हो गया था। तभी अनंत ने अपने मोबाइल की टॉर्च शिल्पी के चेहरे पर मारी और उसका लाल चेहरा देखकर हंसते हुए बोला, शिल्पी ये क्या, तुमने तो कहा था कि तुम किसी से डरती नहीं हो। इस पर शिल्पी ने कहा, हाँ तो सच ही कहा था, मैं किसी से नहीं डरती। तभी अनंत ने शिल्पी को छेड़ते हुए कहा, अच्छा सच में तो डर के मारे तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो गया है? मुझे लगता है तुम इंसानों से तो नहीं डरती, लेकिन झाड़ियों से डरती हो। इतना कहकर अनंत उठकर भागने लगा
और उसके पीछे शिल्पी उसे पीटने के लिए उसे भगा रही थी। दोनों हंसी मजाक करते हुए हवेली पहुंच गए। हवेली पहुंचकर शिल्पी ने अनंत से कहा, थैंक्स अनंत। CHAT हवेली। और उसके पीछे शिल्पी उसे पीटने के लिए उसे भगा रही थी। दोनों हंसी मजाक करते हुए हवेली पहुंच गए। हवेली पहुंचकर शिल्पी ने अनंत से कहा, थैंक्स अनंत। इस पर अनंत ने कहा, एक्सक्यूज मी माम, थैंक्स क्यों? शिल्पी मुस्कुराते हुए बोली, मेरा डर खत्म करने के लिए, और एक बात बोलूं, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। शिल्पी की बात सुनकर अनंत बोला, रियली? इस पर शिल्पी ने कहा, तो क्या अब स्टैम्प पर लिख कर दूं? ये सुनकर अनंत बोला, ओके, इसकी जरूरत नहीं है, बट उद्धरण चिन्ह। शिल्पी बोली, व्हाट बिट? अनंत ने कहा, अगर मैंने सच ने तुम्हारी हेल्प की है तो इसका रिवॉर्ड तो मुझे मिलना चाहिए ना? शिल्पी अनंत को शक की निगाह से देखते हुए बोली, क्या रिवॉर्ड चाहिए? अनंत ने धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा, कैन आई किस योर हैंड्स? ये सुनकर शिल्पी बिल्कुल आश्चर्य से बोली, व्हाट डिड यू से? अनंत। इस पर अनंत कहा, नो नथिंग। शिल्पी ने कहा, आर यू श्योर? अनंत ने कहा, यस। शिल्पी ने आगे कहा, तुम अभी किसी रिवॉर्ड के बारे में कह रहे थे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? उद्धरण चिन्ह। इस पर अनंत धीमे से कहा, जो मांग रहा हूँ वो देना नहीं, और मैडम बोल रही है क्या चाहिए? इस पर शिल्पी ने कहा, क्या कहा? अनंत ने बात बदलते हुए कहा, तुम अपने हाथ की कॉफी पिला देना। इस पर शिल्पी ने अनंत की टांग खींचे हुए कहा, अपने हाथ की कॉफी या पाने हाथ से बनाकर कॉफी पिलाओ। इस पर अनंत ने कहा, आई मीन वही। इतना कहकर दोनों बातें करते हुए अंदर चले गए। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि हॉल में उनके दोस्त बैठे हुए थे, लेकिन अंतरा और सोनल वहां पर नहीं थी। शिल्पी बिना कुछ कहे ही अपने कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर में वीर, आर्यन और अनंत भी शिल्पी, अंतरा और सोनल के रूम में आ गए। जैसे ही सब एक जगह जमा हुए, तुरंत ही वीर ने कहा, गाइस, हम सब इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए और तुम और शिल्पी अपनी लव स्टोरी बनाने में लगे हुए हो। वीर की बात सुनकर शिल्पी ने कहा, क्या कहा तुमने वीर? तुमको क्या लगता है हम दोनों रोमांस करने के लिए गए थे? इस पर अंतरा गुस्से से बोली, तो पूरा दिन कहाँ थे? और तो और आधी रात बीतने को है, अब आ रहे हो तुम दोनों? तुम लोगों को अंदाजा भी है कि हम लोग किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं? ये सुनकर शिल्पी को भी गुस्सा आ गया और वो गुस्से से भर के कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी आर्यन ने कहा, शट अप ऑल ऑफ यू, ये क्या बच्चों जैसे लड़ रहे हो तुम लोग? ये लोग कहाँ गए थे? अभी कहाँ से आ रहे हैं? बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने बस एक दूसरे पर सबने चिल्लाना शुरू कर दिया, वेरी गुड गाइस। आर्यन की बात सुनकर वीर बोला, क्या सुने यार, तू तो बोलेगा ही क्योंकि तेरी गर्लफ्रेंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसलिए? ये सुनकर आर्यन को भी गुस्सा आ गया और उसने वीर को धक्का दे दिया। वीर और आर्यन आपस में ही लड़ने लगे, दोनों एक दूसरे पर हाथ उठा रहे थे। तभी अनंत ने दोनों को रोकते हुए कहा, स्टॉप, क्या कर रहे हो सब? सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? अनंत की बात सुनकर आर्यन बोला, मेरा ठीक है, इसका खराब हो गया है। ये सुनकर वीर ने फिर से एक थप्पड़ आर्यन को जड़ दिया। आर्यन पहले से ही गुस्से में था और इस थप्पड़ के बाद वो और ज्यादा गुस्सा हो गया। वो दोनों फिर से लड़ने लगी। तभी अनंत ने आर्यन और वीर दोनों को कसकर एक एक थप्पड़ जड़ दिया। अनंत का थप्पड़ लगते ही दोनों शांत हो गए। तब अनंत ने कहा, अभी और लड़ना है या और कमेंट पास करना है? अनंत की बात सुनकर वीर रोते हुए बोला, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यार, मुझे माफ कर दे भाई। आर्यन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी वीर से माफी मांगी और दोनों गले लग गए। तभी शिल्पी ने कहा, हम दोनों कहीं घूमने नहीं गए थे और ना ही अपनी लव स्टोरी क्रिएट करने, बल्कि हम दोनों ये पता करने गए थे कि अभी शिल्पी की बात पूरी भी नहीं हुई थी और अंतरा ने कहा कि क्या इसे आगे? अनंत ने कहा कि सोनल के साथ ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ और हम सोनल को कैसे ठीक कर सकते हैं? ये सुनकर आर्यन ने पूछा, तो क्या पता चला? शिल्पी और अनंत ने महर्षि दयानंद जी की बताई हुई सारी कहानी अपने दोस्तों को बता दी। वीर ने कहा, यार तुम लोग इस बात पर भरोसा करते हो? तभी शिल्पी ने कहा, करते तो नहीं थे, लेकिन सोनल और इस गांव की हालत देखकर करनी पड़ रही है। तभी आर्यन बोला, अनंत तो अब हम क्या करेंगे? आर्यन की बात सुनकर अनंत बोला, हम लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे। इस पर वीर ने कहा, हाँ अनंत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी अनंत ने कहा, तुम में से कोई भी मेरे साथ नहीं आओगे, मेरी वजह से तुम लोग यहाँ आते और फंसे, इसलिए इस काम को करने के लिए मैं अकेला ही जाऊंगा। अनंत की बात सुनकर शिल्पी बोली, अनंत शायद तुम भूल रहे हो कि गुरुजी ने मुझे से कहा था कि मैं ही उस शैतान को मार सकती हूँ, तो तुम मुझे क्यों और कैसे नहीं लेकर जाओगे? उद्धरण चिन्ह। शिल्पी की बात सुनकर अनंत ने शिल्पी से कहा, मुझे पता है शिल्पी, बट मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है, बस बात खत्म, गुड नाइट। इतना कहकर अनंत वहां से चला गया। दूसरे दिन सुबह होते ही अनंत नाश्ता करने के लिए सबसे पहले टेबल पर आया। टेबल पर आते ही उसने सुरेखा काकी को आवाज दी, सुरेखा काकी जल्दी नाश्ता ले आइए प्लीज। भीतर से त्रिभुवन काका की आवाज सुनाई दी, जी छोटे मालिक अभी लाए। इतना कहकर त्रिभुवन काका ने सुरेखा काकी से कहा, तुम नाश्ता लगाओ, मैं बाकी सबको बुला कर लाता हूँ। इतना कहकर त्रिभुवन काका रसोई से बाहर निकले ही थे कि तभी अनंत ने उन्हें रोकते हुए कहा, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी रहस्य एक खौफ। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। और अगर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।